वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 34। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह, एपिसोड नंबर 34। माजी वो तेजी से भागते हुए इन तीनों को अपने साथ लिए वहीं कमरे में ले आया था और फिर दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए खुद भी इनके साथ जमीन पर बैठ गया था। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बाहर हर तरफ आग लगी हुई है, ना जाने बाहर क्या हुआ होगा। तुम लोग अब यहाँ पर महफूज हो। ये लोहे के गेट के अंदर कोई गोली नहीं आ सकती और ये दीवारें भी काफी मजबूत हैं, यहाँ पर आग भी नहीं पहुंच पाएगी। तुम लोगों यहीं पर बैठना, दरवाजे पर कोई भी क्यों ना आ जाए। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, अल्लाह खैर करेगा। तुम लोगों के वालिदैन बिल्कुल ठीक होंगे, मैं इन लोगों को ढूंढने निकल रहा हूँ। तुम लोग यहाँ अपना ख्याल रखना और यहाँ से बाहर हरगिज मत निकलना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो इन दोनों को समझाते हुए बोल रहा था, जबकि दिलदार कितनी ही देर से देखता रहा था। फिर जब वो कमरे से बाहर निकला तो एक दफा फिर से इसने पाला का वासु कलाई से थामा, बल्कि ईशम को एक दफा फिर अपने करीब करता इसकी चारपाई पर परा कम्बल उठाकर ईशम पर डालने लगा था। मुझे रागा पर भरोसा नहीं है, ना जाने क्यों, लेकिन नहीं है दिलदार, हमें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। बाला इसे देखते हुए बोला तो दिलदार ने भी हाँ में सर हिलाया था। वो यकीन के काबिल नहीं है, हम इस पर यकीन नहीं कर सकते, ये हकीकत है। लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। पूरे कबीले में आग लग चुकी है, सारी कच्ची बस्ती जल चुकी है। हम बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे। ये कमरा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर यहाँ से निकल गए तो शायद बचना आसान नहीं होगा। इस वक्त हम बाहर नहीं निकल सकते और ना ही मैं ईशम और तुझे किसी तरह के खतरे में डाल सकता हूँ। ये जगह हमारी अपनी है, महफूज है। इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं जानता। वो इसे देखते हुए बोला तो बाला ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था और ना चाहते हुए भी वो इन दोनों और ना चाहते हुए भी वो दोनों एक दफा फिर से इसके वापस आने का इंतजार करने लगे थे। लोहे के दरवाजे के बाहर से आवाजें आती, जहां ईशम को हर थोड़ी देर के बाद खौफ से कांपने पर मजबूर कर देती थी, वहीं बाला भी इसके कंधे पर सर रखे खामोशी से ये वक्त खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये रात हर गुजरते लम्हे के साथ लंबी से लंबी होती जा रही थी। यहाँ रात का सन्नाटा नहीं, चीखों का शोर था। वक्त जैसे रुक गया था या फिर तेजी से भागने लगा था, किसी के कदमों के साथ, किसी की चीखों के साथ, किसी की आखिरी सांसों के साथ। चौंपड़ियां आग के लुक में बन चुकी थी, हेमू से धुएं निकल रहे थे, जैसे किसी ने आसमान पर मातम तारी कर दिया हो। अजीब वहशतनाक समा था। बस्ती के बीचों बीच लोहे के शोर और बूटों की चाप गूंज रही थी। वर्दियों वाले जिन्हें मुहाफिज कहा जाता था, इस वक्त शिकारी बने हुए थे। आंखों में रहम का शोभा तक न था। इनके सामने जो आया वो जमीन बोस हो गया, चाहे बुरा हो, बच्चा हो या औरत हो। जुबान बंद थी, सिर्फ बंदूकें बोल रही थी। जमीन पर गिरने वाली लाशें बस गिनती का हिस्सा थी। कोई किसी की माँ को खींच कर ले जा रहा था, कोई बच्ची को धक्का दे रहा था और कोई खौफ से थर थर कांपती लड़की को बालों से घसीट रहा था। सांसें रुक रुक कर चल रही थी और जिंदगी कदम कदम पर मात खा रही थी। जहां कुछ लम्हे पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ आग के शोले नाच रहे थे। कुछ लोग जमीन से चिमटे पड़े थे, कुछ अंधेरे में छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, कोई अपने जले हुए घर को आखिरी बार देख रहा था, कोई लूटी इज्जत पर नजरें बंद करके जिंदा रहने की बददुआएं मांग रहा था। और वो जो जिंदा पकड़े गए थे वो शायद मरने वालों से भी बदतर हाल में थे। इन्हें गाड़ियों में ठोंस कर लिया जा ठूंस कर ले जाया जा रहा था, जैसे वो इंसान नहीं, किसी जुर्म की गवाही देने वाले गुनाहों। हर चीख, हर आंख का आंसू फिजा में जज़ब हो रहा था। मगर जमीन वो सब कुछ महफूज कर रही थी। ये जमीन गवाह थी कि जुल्म कैसे हुआ था और इंसानियत कैसे दफन होती थी। आसमान खामोश था, शायद वो भी खौफजदा था। उस रात की तारीकी में सिर्फ अंधेरा नहीं, इंसानियत की मौत थी। आग की लपटें बुलंद हो रही थी, मगर इन से भी ज्यादा चीखें बुलंद थी। वो चीखें जिनका कोई परेशान हाल ना था। वो फरियादें जो ज़ालिमों के कदमों तले रोंदी जा रही थी। वर्दी में मबलूस ये दरिंदे मुहाफ़िज़ नहीं, क़यामत के कासिद लग रहे थे। हर तरफ भागती हुई औरतें थीं, जो अपने आंचल, अपनी इज़्ज़त, अपनी ज़िंदगी को बचाने की हर कोशिश कर रही थी। मगर ये कोशिश रायगां थी। वर्दी वालों की नज़रें, इनके हाथ, इनका रवैया सब दरिंदगी की आखिरी हद को छू रहा था। कोई माँ अपनी बेटी को सीने से लगाए भागी, तो किसी के बाप को इसकी बेटी के सामने रस्सियों से बांध कर गिरा दिया गया। मासूम औरतों को खींचकर झोंपड़ियों में ले जाया जा रहा था। कुछ औरतें रोती बिलखती अपने पैरों पर गिरी, मगर दरिंदों के चेहरे पर एक शिकन तक न आई थी। वो मुहाफ़िज़ न थे, वो मुजरिमों से बदतर थे। किसी के शोर को जिंदा जला दिया गया, उसकी बीवी को जलते वजूद के सामने नंगी बेबसी का निशाना बनाया गया। कोई भाई बहन की असमत को अपनी आंखों से रोते देखकर सांसें तोड़ बैठा। चूहों का शोर, आग के शोले, गोलियों की तरतराहट और टूटे वजूदों की बेआवाज़ें सब मिलकर ऐसा होलनाक समा बना रहे थे कि खुद वक्त भी रुक कर लरजने लगा था। ये रात एक बस्ती की बर्बादी की थी। ये रात एक बस्ती की बर्बादी की नहीं, बल्कि इंसानियत की कब्र थी। और इन दरिंदों के चेहरे वर्दी के पर्दे में छुपे रह गए, मगर जमीन ने सब कुछ देख लिया था। रेहान की आंख खुली तो शिराज़ा शीशे की तरफ उठी थी, जहां पर वो पिंक कलर का खूबसूरत सा लिबास पहने आईने में खुद को देख रही थी। लेकिन इसके अंदाज में रेहान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो अपने आप को हर तरफ से ऐसे जांच रही थी जैसे इसमें कोई तब्दीली आ गई हो। वो काफी देर से यूं ही देखता रहा। वो कभी अपने पेट पर उंगलियों से कपड़े को आगे पीछे से महसूस करती, तो कभी खुद को जांचने लगती। इसका अंदाज रेहान को काफी अजीब सा महसूस हो रहा था, जबकि खुशगवार एहसास भी इसे अपनी लपेट में ले रहा था। ये क्या कर रही हो तुम रुबाब? हैरियत तो है ना? वो अपने लबों पे आने वाली मुस्कुराहट को रोक नहीं सका था। वो जानता था रुबाब वही सोच रही है जो
जो ख्याल इसके ज़हन में आया है। हाँ, लेकिन इसके यूँ अचानक पूछने पर वो बौखला ज़रूर गई थी। "अरे! आप जाग गए? आप जल्दी से उठें, तैयार हो जाएँ, मैं तब तक आपका नाश्ता लगाती हूँ। वलीमा 1 डेढ़ बजे के करीब होगा। अम्मी के कपड़े मैंने चेंज करवा लिए हैं, वो नाश्ता भी कर चुकी हैं, बस आपके जागने का इंतज़ार था। मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हूँ।" वैसे जल्दी से जल्दी बताने लगी, जबकि रेहान उठकर इसके करीब आता, इसके बिल्कुल सामने आकर रुका था। वो अचानक इसके गिर्द अपना हिसार बनाते हुए, इसके कंधे पर अपना सर रखते हुए खुद को और इसको आईने के सामने कर चुका था। इसके यूँ पास आकर इतनी अपने से खुद को साथ लपेटने पर वो हल्का-सा मुस्कुराते हुए आईने में इसका और अपना अक्स देखने लगी थी। "ना, ना बेगम, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? ये सुबह-सुबह आईने के सामने खड़े होकर तैयारी हो रही है, समझ में आता है। लेकिन ये तुमको खुद को आगे-पीछे से जिस तरह से देख रही थी, ये सारी चीज़ें तो किसी और ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं। कहीं मैं पापा तो नहीं?" वो अभी बोल ही रहा था जब आईने मेरे बाप के चेहरे पर कोसों-कसा के रंग बिखरते हुए देखे। वो अगले ही लम्हे अपनी नज़रें झुका चुकी थी, जबकि रेहान हैरान ही तो रह गया था। रुबाब के ये सच है, इसे यूँ शर्माते देखकर वो बेयकीनी की कैफियत में इसके बाजू को थामते हुए इसे अपने सामने सीधा कर चुका था, क्योंकि रुबाब शर्मीली से मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई चेहरा झुका गई थी। "ओह माय गॉड! तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब है तुम कब से तुमने अम्मी को बताया?" वो बेयकीनी की कैफियत में इसके चेहरे को अपने हाथों की गिरफ्त में ले चुका था, जिस पर इसने हल्का-सा हाँ में सर हिलाया था। "मैं आपको बताना चाहती थी रेहान, लेकिन आप अपने मामलों में इस कदर उलझे हुए थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको ये खुशखबरी कैसे सुनाऊँ। मैं नहीं जानती कि आपका रिएक्शन क्या होगा। इस वक़्त आप इतने ज़्यादा परेशान थे, तो मेरी जान इतनी बड़ी खुशखबरी मेरे साथ शेयर करके तुम मेरी परेशानी को कम भी तो कर सकती थी ना?" इसकी बात सुनकर इसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी जानकर वो गुस्सा नहीं कर पा रहा था, बल्कि इसे उल्टा इस पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। "मुझे इस बात पर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होना चाहिए, लेकिन इस वक़्त मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना चाहता, क्योंकि इस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपनी इस खुशी को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी खुशी खुशी दी है, तो इस वक़्त हरगिज़ मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। मिठाई खिलाओ मुझे यार, मैं पापा बनने वाला हूँ।" वो इसे हरगिज़ परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ, लेकिन इसके रिएक्शन पर वो थोड़ा-सा परेशान हुई थी, जिस पर इसने फ़ौरन ही अपने चेहरे पर अपनी खुशी को सजा लिया था। ये हकीकत थी कि वो इस वक़्त बेतहाशा खुश था। बाप बनने की खुशी ने जैसे सातवाँ आसमान पर पहुँचा दिया था। इस वक़्त वो बिल्कुल भी अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता था। "अच्छा मुझे छोड़े ना, मिठाई लेकर आती हूँ।" वो शर्माते हुए इसकी पनाहों से निकलने लगी, तो रेहान ने अगले ही लम्हे इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा था। "ज़रूरत नहीं मेरी जान, शोर का मुँह मीठा करवाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा मिठाई को ही बीच में घसीटा जाए। शौहर को तो और भी बहुत तरीकों से मुबारकबाद दी जा सकती है।" बस के लबों पर अपना अंगूठा फेरते हुए बोला, तो रुबाब के चेहरे पर एक दफ़ा फिर से कहीं रंग खिल चुके थे, जबकि इसके रंगों को अपने नज़रों के इशारे में लेता हुआ उसके लबों पर अपने लब रख चुका था, और फिर इसने अपने अंदाज में अपने मुँह मीठा करते हुए इसे भी मुबारकबाद दी थी। "बहुत-बहुत मुबारक हो मेरे बेबी की होने वाली मामा। हम बहुत जल्द वालिदैन के ओहदे पर फ़ाइज़ हो जाएँगे। वैसे अब तुम्हें मुझे ऐसे ही मुबारकबाद देनी चाहिए।" वो इसकी सुर्ख खुद चेहरे पर नज़रें जमाई नरमी से अपनी उँगलियों इसके रुखसारों पर फेर रहा था, जबकि इसकी बात पर सुनकर रुबाब तो जैसे बौखलाकर रह गई थी। "रेहान छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, मुझे जाना है।" वो अगले ही लम्हा अपने आप इसकी पनाहों से छुड़वाती बाहर की तरफ भागने लगी थी, जबकि इसके भागने पर वो खिलकर हँसा था। "मैंने आपके कपड़े निकाल दिए हैं, जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। ज़्यादा वक़्त नहीं है, सिर्फ़ आपका तैयार होना रहता है। आज बेला का वलीमा है, शायद याद नहीं है आपको। जल्दी से तैयार होकर आ जाएँ। मैं और अम्मी आपका इंतज़ार कर रही हैं। मैं तब तक आपका नाश्ता लगाती हूँ।" दरवाज़े पर वापस आते हुए इसे फिर से वक़्त बर्बाद न करने की ताकीद करते हुए बाहर निकल गई थी, जबकि इसका शर्माया, घबराया चेहरा रेहान की थिरकरों में बस गया था। वो इस खूबसूरत से सुबह की शुरुआत कर चुका था, जिसमें बहुत दिनों के बाद इसे कोई खुशखबरी मिली थी। वो नीचे आई तो इरादा किचन में जाने का था। इस वक़्त वो बाला और बेला के लिए स्पेशल सा नाश्ता बनवाना चाहती थी, लेकिन वहाँ सरदार को कुछ लोगों को हिदायतें देखते-देखकर वो सीधी इसी के पास आ गई थी। "डाकू जी, मैं कैसी लग रही हूँ? अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ, सिर्फ़ हल्की-फुल्की तैयारी की है, शादी का माहौल है ना, इसलिए अच्छी लग रही हूँ ना मैं?" वो घूमकर इसे दिखाते हुए पुरजोश अंदाज़ में बोली। वो चाहती थी जल्द से इन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इसे अपनी तरफ आते देखकर सरदार जो पहले से ही अपने करीब खड़े लोगों को वहाँ से भेज चुका था, एक नज़र से देखता अपने दिल की धड़कनें तेज़ होते महसूस कर चुका था। वो सादा-सी तैयारी में भी दिल की सारी हदों को छू रही थी, लेकिन फ़िलहाल तो वो इससे नाराज़ था, इसीलिए वो इसकी तारीफ़ करने का तो हरगिज़ कोई इरादा नहीं रखता था। "तुम ऐसी लग रही हो जैसा अभी लगना चाहिए। ठीक है अभी ठीक है अभी ठीक है, इतनी तैयारी और थोड़ी देर के बाद भी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वलीमा बाला और बेला का है, तुम्हारा और मेरा नहीं, इसलिए तुम्हें ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत भी नहीं है।" वो कहते हुए वहाँ से निकलने लगा था, जबकि तमाम तो मुँह बसुर कर रह गई थी। ठाकुर जी, नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन बीवी की तारीफ़ करना हर छोर पर फ़र्ज़ होता है। मुझे नहीं पता कल रात आपने मुझे कब पुकारा, लेकिन शायद मैं सो गई थी। कल थकावट भी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, इतना सारा काम किया था। वो इसके पीछे आते हुए इसे जैसे बहुत एमसूल बता रही थी, जबकि साथ-साथ अपनी सफाइयाँ देना भी जारी थी। वो समझ चुकी थी कि इसकी नाराज़गी की वजह कल रात इसके आने का इंतज़ार किए बगैर सो जाना है। अच्छा, अगर नाराज़गी के बावजूद भी शौहर को अपनी बीवी की तारीफ़ करना फ़र्ज़ है, तो तुम्हें नहीं लगता कि थकावट के बावजूद भी बीवी का फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर का इंतज़ार करे? बल्कि तुम्हें ऐसा क्यों लगेगा? तुम्हारी तरफ से तो सारे असूल सिर्फ़ मुझ पर लागू होते हैं, और दुनिया का सबसे बुरा शौहर मैं ही हूँ, तो मुझे ही रहने दो। और वैसे भी मैं तुमसे कोई गिला-शिकवा नहीं कर रहा, तो जाकर अपना काम करो और मुझे मेरा करने दो। वो अपनी बात मुकम्मल करता वहाँ से जाने लगा था, तो हमने अचानक ही अपनी दोनों मुट्ठियों में इसकी चादर को थामा था। वो जाते-जाते रुका, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ रही थी। "मैं आइंदा आपका इंतज़ार किया करूँगी, वादा। आप कहने से पहले कभी भी नहीं सोऊँगी। मान जाए ना?" वो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए पीछे मुड़कर इसे देखने लगा, जबकि
वो चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए पीछे मुड़कर इसे देखने लगा, जिस पर इसने इंतहाई मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए इसे अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश की थी। वो जानबूझकर इस तरह की शक्लें बनाती थी क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ वो ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। हाँ, अगर सच में नाराज़ हो तो। लेकिन यहाँ तो वो इसे जानबूझकर तंग कर रहा था। वहाँ कितने सारे काम पड़े हैं, तो मुझे यहाँ फ़िज़ूल की बातों में उलझा रही हो, तो कुछ करना नहीं है, दूसरों को भी कुछ करने नहीं देना। वो इसके नाज़ुक हाथों पर अपने हाथ रखते हुए अपनी चादर इसकी मुट्ठियों से निकालने लगा, जिसको इसने काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पकड़ कर रखा था। इसके हाथ हर लम्हे के साथ मजबूर हो रहे थे, लेकिन सरदार ने भी अपनी हंसी दबाकर चादर को इसकी मुट्ठी से निकाल ही लिया था। जाकर अपना काम करो, दूल्हा-दुल्हन आते ही होंगे। वो बड़ी मुश्किल से इसकी हफ़ा-हफ़ा नज़रों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा था, वरना इस वक़्त जिस तरह वो इसे मनाते हुए इसे नाराज़ हो रही थी, इसके एक्सप्रेशन सरदार का दिल धड़काने के लिए काफ़ी थे। रूठ लें जितना रूठना है, एक दफ़ा राज़ी हो जाएँ, ऐसी नाराज़ होंगी कि मनाते रहेंगे आप और मैं नहीं मानूँगी, फिर पता चलेगा आपको। वो पीछे से इसे धमकी देने लगी तो सरदार की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। तुम पहले मुझे मना तो लो मेरा भोला साईं, फिर तुम्हारी नाराज़गी तो है तो मैं फिर तुम्हारी नाराज़गी है तो मैं दूर कर ही दूँगा। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता हल्का-सा बड़बड़ाया था, जबकि वो पैर पटकती किचन की तरफ जाने लगी थी ताकि देख सके कि वहाँ पर दूल्हा और दुल्हन के नाश्ते की तैयारी किस तरह की गई है। बाला फ्रेश होकर निकला तो उसे सामने ही पिंक कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहने दिखा था। कभी सोचा नहीं था कि वो इसकी आँखों के सामने होगी, लेकिन जो सोचा नहीं था वो इसके साथ हो चुका था। इस एहसास ने इसे अंदर से जैसे पुरसुकून कर दिया था। आगे बढ़ते हुए इसके पीछे आया, इसकी हाइट कम होने की वजह से बाला इसके पीछे आराम से अपने बाल बना रहा था, जबकि वो खामोशी से अपने लबों पर पिंक लिपस्टिक लगाती अपने काम में मसरूफ़ थी। बस ठीक है, इतनी तैयारी, हम सिर्फ़ नाश्ता करने जा रहे हैं। अभी वलीमा शुरू नहीं हुआ, इसके लिए वो आएगी तुम्हें तैयार करने के वाली। नाश्ते के लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लिपस्टिक लगाने के बाद वो मस्कारा उठाकर अपनी आँखों पर लगाने लगी तो इसने टोक दिया था, तो मैं कौन-सा दुल्हन बन रही हूँ? इतना तो मैं रोज़ करती हूँ। इसका टोकना इसे पसंद नहीं आया था। तब भी अपनी आँखों पर मस्कारा लगाते हुए जताने लगी, क्या मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है? मैं तो तुम्हें नेचुरल ब्यूटी समझ रहा था। वो अचानक बोला तो बेला ने सदमे से अगले ही लम्हे पलट कर इसे देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? लिपस्टिक और मस्कारा लगा लेने से मैं नेचुरल ब्यूटी नहीं रहूँगी? वो बेयकीनी से बोली थी। वो तो सिर्फ़ अब लिपस्टिक और मस्कारा ही लगाती थी, कौन-सा बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी। वो इसे नेचुरल ब्यूटी के ओहदे से बर्खास्त कर रहा था। इतना मेकअप तो रोज़ करती हो और मैं इस गलतफ़हमी का शिकार था कि तुम्हारे लब सचमुच में गुलाबी हैं और तुम्हारी ये बड़ी-बड़ी आँखें, बड़ी-बड़ी हसीन पलकें, उफ़! 2-2 धोखे एक साथ। वो इसकी आँखें बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए वो आँखें बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए नफ़े में सर हिलाने लगा, जबकि बेला को तो झटके पे झटका लग रहा था। वो एक लम्हे में इस पर से खूबसूरती का टैग उतार गया था। मेरी पलकें लंबी-लंबी ही हैं सच में, अगर मस्कारा ना भी लगाऊँ तो भी, और मेरे लिप्स भी पिंक ही हैं, लेकिन ये तो लड़कियों का शौक होता है और मैं भी। खैर, मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रही हूँ? तुम्हें क्या पता लड़कियों की खूबसूरती के बारे में? खुद यहाँ गारों में रहने वाला मुझे खूबसूरती का सर्टिफिकेट माँगेगा? लाइक सीरियसली, मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो। वो जैसे बदला झुकाकर अगले ही लम्हे चेहरा फेरती फिर से खुद को आईने में देखते हुए मस्कारा उठाने लगी थी, लेकिन अब इसकी तरफ से इतना कुछ सुनने के बाद तो उसका हरगिज़ मस्कारा लगाने का दिल ना किया था, इसीलिए इसे वहीं पर पटकते हुए अपने बाल सेट करने लगी। लगा लो, वो जो इसे टके का जवाब देकर रुख पलटते हुए खुद को कोई हीरोइन समझ रही थी, इसके कहने पर आईने में इसे घूरने लगी। मुझे ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से पैर पटक कर बोली थी, ज़रूरत है तभी तो कह रहा हूँ मैं। मेरा बार-बार ध्यान जाएगा, फिर अफ़सोस होगा कि क्या समझा था और क्या निकली। इसीलिए कर लो जो तुम अपने लिए तैयारी करनी है। मैं नहीं चाहता कि सारा दिन मेरा फ़ोकस इन सब चीज़ों पर रहे। वो लब दबाकर कहते हुए वहाँ से पलटने ही लगा था कि अगले ही लम्हे बेला ने एक झटके से इसे कमीज़ को कॉलर को पकड़कर अपनी जानब खींचा था, जबकि वो जो बेध्यानी में अपनी कपड़े चेंज करने के लिए जा रहा था, इस आफत पर संभल नहीं पाया। फिर पैर फिसलने की वजह से बेला तो बेड पर गिरी ही गिरी थी, जबकि इसके खींचने पर वो भी इसके साथ आते हुए अपने तमाम तर वज़न समेत इसके ऊपर गिरा था। जबकि इसके लबों के साथ टकराना एक बेख्तियार अमल था। एक दूसरे के लबों पर लब रखे वो दोनों ही जैसे शॉक की कैफियत में थे। बेला की आँखें पूरी तरह से खुली हुई थी, जबकि बाला भी अपने आप को संभालते हुए अपने इस अमल पर हैरान होता इसका चेहरा देख रहा था। इसके लबों से अपने लब हटाते हुए इसने तेज़ी से उठने की कोशिश की, लेकिन इसे हरगिज़ पता नहीं था कि इसकी कमीज़ बेला के नीचे फँसी हुई है। इसके साथ ही बेला ने भी तेज़ी से उठने की कोशिश की थी, लेकिन खींचने ही लगने की वजह से वो एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर गिरा था। ये इत्तेफ़ाक था या कुछ और, इस दफ़ा भी इसके लबों का निशाना बेला के नाज़ुक लब ही बने थे। वो फ़ायदा उठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दूसरी दफ़ा वो अपने दिल पर एहतियार खो बैठा था और इसी तरह की कोई हरकत से अंजाम नहीं देना चाहता था, लेकिन किस्मत खुद इसे बार-बार इसकी तरफ खींच रही थी। वो खुद पर कैसे काबू पाता? सीने में धड़कता दिल इस लड़की के नाम के साथ सर पटक रहा था, तो इसकी धड़कनें काबू में कैसे आती? इसने गैर महसूस अंदाज में इसके लबों पर अपना सख्त पैरा जमाते हुए अपनी बेताब धड़कनों को राहत पहुंचाई थी, और फिर अगले ही लम्हे तेजी से इसके करीब से उठते हुए फासले पर खड़ा हो गया। इसे ऐसे घूरने लगा जैसे बेला ने जानबूझकर ऐसी हरकत की हो, जबकि बेला की खुद अपनी कंडीशन भी ऐसी हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखो लड़की, मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। मैं तुम्हें कल रात ही बता चुका हूँ कि फिलहाल मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है। मैं तुम्हें छूने की, तुम्हारे करीब आने की सारी हसरतें कहीं सीने में ही दम तोड़ चुकी हैं और मैं अपने दिल पर ताला लगाकर बैठा हुआ हूँ। तो इस तरह की हरकतें मत करो जो तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में फंसा दे। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये जो तुम बहाने-बहाने से मेरे करीब आती हो, कभी मुझे अपने करीब खींचती हो, या जिस तरह से तुम मुझे यहाँ शीशे के सामने खड़े होकर बाल झटक कर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, ये सारी हरकतें मत करो। जैसा कि मैं तुम्हें बताया है कि ओहो ज़मीन पे आ जाओ। मैंने कब तुम्हें अपने इम्प्रेस करने की कोशिश की है? वो पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था जब बेला ने इसकी बात काटी। अच्छा, अगर ये इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं थी तो फिर क्या था? यहाँ आईने के सामने खड़े होकर अपने भीगे बालों को सुखाना, फिर कभी लिपस्टिक लगाकर मेरा ध्यान अपने लबों की तरफ दिलाना, कभी वो काला सा ब्रश उठाकर आँखों पर मलकर मेरा ध्यान अपनी आँखों की तरफ ले दिलाना। इन सब से भी मेरा दिल नहीं भरा तो यूँ मुझे अपनी तरफ खींचकर बेड पर फेंकना।
जानता हूँ मैं यार, मैं अच्छा खासा हैंडसम बंदा हूँ, मुझ पर किसी भी का भी दिल आ सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती हुई है, बोलो मत। थोड़ा-सा तो पास रखो इस ज़बरदस्ती वाली शादी का। तुम्हें थोड़ा बहुत नखरा दिखाना चाहिए, थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ फोर्स मैरिज। तो तुम तो ऐसे डुल रही हो, मीन्स फिदा हो रही हो मुझ पर, जैसे कभी कोई हसीन आदमी ज़िंदगी में ही देखा ही नहीं है तुमने। हाँ, समझ सकता हूँ मुझे जैसा बंदा नहीं देखा होगा, लेकिन मैं तुम्हारा शोहर हूँ। मेरे साथ मेरे सारे रास्ते पलट कर तुम तक ही आएँगे, तो तुम भी अपना फर्स्ट मैरिज वाला एटीट्यूड रख सकती हो, मुझे एतराज़ नहीं। वैसे देखते हुए मज़े से बोल रहा था, जबकि बेला तो इसकी बातें सुनकर बस हैरान हो रही थी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस आदमी के दिमाग में ऐसी सोच भी आ सकती है। वो इसे देने के लिए कोई करारा सा जवाब ढूँढ रही थी, जब दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई और बाहर से जुमलों ने इन्हें इत्तला दी थी कि नाश्ता लग चुका है और वहाँ पर इन लोगों का इंतज़ार हो रहा है। लो, चीज़ की कमी रह गई है, क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि 9:30 बज गए हैं, हम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हैं, अभी तक नीचे नहीं आए। हालाँकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। सुनो, मैं ख़वाह बदनाम नहीं होना चाहता, तो जल्दी जल्दी तैयारी मुकम्मल करो। नीचे चलना है नाश्ता करने के लिए। वो इसे देखते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गया था, जबकि बेला बस मुट्ठियाँ बेच कर रह गई थी। मासी, सुबह हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। बाला इसके कंधे पर सर रखे सो रहा था। इसके जरा से हिलने पर बाला की आंख खुल गई थी। दिलदारा आहिस्ता से उसके करीब से उठता हुआ दरवाजे की तरफ चला गया। आहिस्ता से दरवाजा खोलते हुए इसने जरा सा बाहर झांका, तो हर तरफ सफाई धुएं के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बाहर काफी सारी पुलिस इकट्ठी थी और अंदर से लाशें बाहर निकाल रही थी। इसका दिल खौफ से कांपा था। अगले ही लम्हे उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? बाहर क्या हो रहा है? बाला उठकर इसके पास आते हुए कहने लगा। इरादा उसका भी बाहर झांकने का था, लेकिन दिलदार ने उसे झांकने न दिया था। वो दरवाजे के साथ एक लगा था, न फिर में सर हिला गया था और फिर दरवाजे के साथ ही नीचे ज़मीन पर बैठ गया। इसकी आँखों से आँसू बह रहे थे, जबकि बाला भी इसके साथ बैठकर रोने लगा था। शायद वो भी जान चुका था कि बाहर क्या हुआ है। काफ़ी सारा वक़्त गुज़र चुका था इन दोनों को यूँ ही ज़मीन पर बैठे, पूरी तरह रोते हुए एक-दूसरे के गले लग गए। वो एक-दूसरे को सँभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद इस मौके पर सब्र आना मुमकिन नहीं था। ना जाने कितना वक़्त गुज़र गया। वो यूँ ही बैठे-बैठे एक और शाम के मुंतज़िर थे, जब दरवाजे के बाहर हल्की-सी दस्तक हुई। दिलदार ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और फिर बाला को खुद से अलग करते हुए आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ झाँकने लगा, जहाँ उसे हाथ में कुछ खाने की पीने की चीज़ें पकड़ाई खड़ा डाकू नज़र आया था। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की दिलदार, लेकिन मैं किसी को नहीं बचा पाया। मैंने पुलिस का मुकाबला करने की भी कोशिश की, लेकिन वो लोग यहाँ आए ही तुम्हारे वालिदैन को मारने के लिए थे। कबीले में कोई भी ज़िंदा नहीं बचा, बस कुछ बचे ज़िंदा बचे हैं और कुछ लोग जो बहुत बुरी हालत में हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। काफ़ी सारे लोग पुलिस के हाथों पकड़े गए हैं। कबीला पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे ख़्याल में हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर चलता हूँ एक महफूज़ ठिकाने पर। वो इन्हें देखते हुए बोला था। दिलदार ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही नफ़े में सर हिलाया था। नहीं, हम कहीं नहीं जाएँगे, यहीं पर रहेंगे। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है दिलदार, क्या ज़िद लगाकर बैठे हो? तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। पुलिस कभी भी यहाँ पर आ जाएगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये ना हो कि तुम्हारी ही सरदार की औलाद होने की जुर्म में सारी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल दिया जाए। मेरे बच्चे, समझने की कोशिश करो। मैं कुछ भी नहीं समझना चाहता। मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ और यही मेरा घर है, यही मेरी जगह है, यही मेरे बाबा का कबीला है। मैं इस कबीले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वो जैसे ज़िद पर अड़ा हुआ था। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, तुम्हारे इस कबीले के साथ जज़्बात जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ महफूज़ रह सकते हो, तो बेशक तुम यहाँ पर रहो, लेकिन इस कबीले को वापस खड़ा करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम हमेशा यहाँ रहो, तो हमें इस कबीले को एक दफ़ा फिर से मजबूत बनाना होगा और इसके लिए हमें किसी सरदार की ज़रूरत होगी। तुम एक बच्चे हो और एक बच्चा कभी भी कबीले का सरदार नहीं बन सकता। जो मर्द हज़ाती हादसे से बच गए हैं, इनकी हालत देखने के काबिल नहीं है। सालों पहले मैं यहाँ का सरदार हुआ करता था, लेकिन अब तो मैं भी सरदारी भूल चुका हूँ। तुम्हारे बाप के रहम और करम पर ही रहता था, जैसा वो कहता था वही करता था। अब तो शायद मैं भी ये सब कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम्हारे कहने पर कोशिश कर सकता हूँ। इस कबीले से कोई लालच नहीं है मुझे दिलदार, लेकिन तुम लोगों को ज़िंदगी की तरफ ले जाना ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पुरसुकून रहो, खुश रहो और तुम्हें खुश रखने की ज़रूरी यही है कि हम इस कबीले को फिर से आबाद कर दें। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम कर लेंगे। वो अपनी चालबाज़ी को बड़ी सफाई से इनके सामने इनके साफ-शफ़ाफ़ दिमाग में उड़े रहा था। क्या मतलब, अब तया की जगह सरदार बन जाओगे? बाला परेशानी से बोला था। बनना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। अगर सरदार का बेटा मुझे सरदार बनाएगा, तभी मैं सरदार बन सकूँगा। मेरा मतलब है, बात सिर्फ़ कबीले के लोगों की ही नहीं, इस इलाके के लोगों की है। आगे-पीछे जितने भी डाकू हैं, सबको ये बात बतानी पड़ेगी कि सरदार दिलावर के बेटे ने अपने कबीले के लिए नया सरदार चुना है। तभी वो लोग मुझे बादशाहत देंगे, वरना ये मुश्किल रहेगा मेरे लिए। वो दिलदार को देखते हुए बोल रहा था, जो खामोशी से सर झुकाए बैठा हुआ था। चलो बेटा, बाहर चलो और वहाँ मौजूद मेरे कुछ लोग हैं। इनके सामने तुम कह दो कि तुम मुझे कबीले का सरदार बना रहे हो। इसके बाद वो लोग बात पूरे कबीले में फैला देंगे और मैं अभी ये सब कुछ नहीं करना चाहता। वो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल रहा था। जब इसकी बात सुनकर राका ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। दिल तो चाह रहा था कि थप्पड़ों से इसका मुँह सुजा दे। फिलहाल मैं अपने अम्मी या बाबा को रुखसत करना चाहता हूँ। फिलहाल इस कबीले के लोगों को मिट्टी तले दफनाना है। उन सब के बाद सोचेंगे कि आगे क्या करना है। वो इसे अपना फैसला सुनाते हुए उठकर हुआ था, जबकि राका डाकू बस गुस्से से मुठियां बेचकर रह गया था। हाल वेलकम वेलकम, बहुत खुश हुई आप हमारे कबीले में आए। वो दोनों नीचे आ रहे थे जब जुम्मन तेजी से उनके पास आते हुए बोला। बाला उसकी बात सुनकर हैरानगी से उसे देख रहा था, जबकि बेला हल्का सा मुस्कुरा दी थी। शायद बाला को झुमरू का अंदाज अच्छा नहीं लगा था। अगर यहाँ नहीं आता तो कहाँ जाता मैं, और तेरी खुशी के लिए नहीं यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ मेरा ठिकाना है। बाला उसे
जवाब देते हुए आगे बढ़ चुका था, जबकि जुमरू अब बेला के करीब खड़ा था। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, वो क्या है ना, तुम्हारे भाई की वजह से थोड़ी बहुत नापसंदगी चलती है, लेकिन अब तुम हमारे कबीले की बहू हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है। मेरा मतलब है जैसी भी हो, अब मेरे भाई की बीवी हो, तो पसंद हो या ना हो, इज्जत तो देनी पड़ेगी ना। तो तुम्हारे लिए ये खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता, जुमरू उसके पास आते हुए कहने लगा। तो पहले वो फूलों का गुलदस्ता देकर खुश हो रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर अच्छी खासी बदमजा हुई थी। तुम भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मजे की बात बताओ, मेरी कोई मजबूरी भी नहीं है कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं, तो मुझसे तो कोई उम्मीद रखना ही मत। बाकी इस कबीले की बहू होने के नाते तुम मेरी इज्जत करो या ना करो, लेकिन डॉक्टर होने के नाते जरूर करना, क्योंकि वो क्या है ना कि अब इस कबीले में शायद सबसे सीनियर डॉक्टर मैं ही होंगी, और मैं हरगिज नहीं चाहती कि तुम्हारी छोटी सी चोट पर तुम्हें इंजेक्शन लगाकर इस दुनिया से चलता कर दूं। वो क्या है ना कि कहीं ना कहीं तो तुमने सुन ही रखा होगा कि दुनिया में किसी भी इंसान से पंगा ले लेना चाहिए, लेकिन एक डॉक्टर और राइटर से बिल्कुल भी नहीं। एक राइटर आपको अपनी कहानी का किरदार बनाकर कत्ल कर सकता है, तो डॉक्टर आपको अपना पेशेंट बनाकर इस दुनिया से जलता कर सकता है। वैसे फूलों के लिए शुक्रिया, मुझे ये फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए आइंदा सुबह-सुबह दिखाने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि तुम्हारी भाभी होने के नाते तो शायद मैं फिर भी तुम्हारी गंदी शक्ल बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं कभी नहीं करूँगी। वो इसके साथ हिसाब बराबर करते हुए आगे बढ़ चुकी थी, जबकि जुमरू तो बस मुँह में बड़बड़ा कर रह गया था। कबीले में इनका वेलकम जोशो-खरोश से किया गया था। वो पहाड़ से उतरकर नीचे की तरफ आए, तो हर तरफ से फूल ही फूल थे जो इन पर बरसाए जा रहे थे। बेला को तो ये सब कुछ देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि बाला इसे बिल्कुल भी अहमियत ना देते हुए सरदार के पास जाकर चरपाई पे बैठ गया था। बेला को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाकर बैठे, मगर दुआम इसके पास आते हुए इसे थमकर इन्हें सरदार की चरपाई की तरफ लेकर गई थी। चुमरू ने तेजी से एक और चरपाई इन दोनों के लिए बिछाई थी, जबकि वो इनके सामने बैठती हुई कबीले के लोगों को देखने लगी थी। कबीले में खूब जश्न मनाया जा रहा था, हालांकि कितना कुछ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद बाला की खुशी हर तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था। वो खामोशी से सब कुछ देख रही थी, जबकि इसके सामने लाकर लकड़ी का काफ़ी मजबूत मेज़ रखा गया, और फिर इस पर फूलों को सजाए गए इस पर फूल भी सजाए गए थे। इसी के बाद लाकर नाश्ता भी इनके सामने सजाया गया। टेबल पर हर चीज़ को सजाने का तरीका काफ़ी मुनफरिद था, जिसे देखकर वो समझ गई थी कि बिलो कम से कम किसी मर्द की सोच हरगिज़ नहीं हो सकता। तो यकीनी ये सब कुछ दुआम की ही करम नवाज़ी थी। वो मुस्कुराकर उसे देखती नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। नाश्ते में काफ़ी इंतज़ामात किए गए थे, इत्तेफ़ाक़ की बात थी कि सब कुछ उसकी पसंद का था। दुआम, ये सब कुछ तो मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में किसने बताया? क्या रुबाब भाभी ने? वो हैरानोती से देखते हुए सवाल करने लगी, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिलाया था। नहीं, नहीं, मैं तो रुबाब भाई से कुछ भी नहीं पूछा, ये सब तो मैंने बाला भैया से पूछा था। कुछ दिन पहले बाला भैया ने मुझे बताया था कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद होगा, तो मेरे ज़हन में था, इसलिए मैंने ये नाश्ता बनवाया है। जबकि दोपहर में वलीमे का खाना और रात का डिनर हर चीज़ की तैयारी हो रही है। सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनेगा, जैसा बाला भैया ने बताया हुआ है। वो मज़े से कहती नाश्ता शुरू कर चुकी थी, जबकि उसकी बात सुनकर बाला थोड़ा हैरान हुई थी। बाला को कैसे पता कि इसे क्या पसंद है और क्या नहीं? उसने तो कभी बाला को कुछ भी नहीं बताया था, तो वो क्या बिना उसके कहे सब कुछ समझ गया था? वो हैरान होती नाश्ता शुरू कर चुकी थी, जबकि बाला भी नाश्ता करते हुए सरदार के साथ बातों में मसरूफ़ हो गया था। नाश्ता करने के बाद वो इसके साथ इसके कमरे में आ गई थी, जहाँ पर उसे तैयार करने के लिए एक लड़की को बुलाया गया था। वलीमे के लिए उसकी ड्रेस काफ़ी भारी भरकम और बेतहाशा खूबसूरत थी। ये ड्रेस उसकी ब्राइडल ड्रेस से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, इस बात में कोई शक नहीं था। ब्यूटिशियन ने इसे सर से पैर तक बदल दिया। वो कल भी बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी, लेकिन आज वलीमे के दिन उसकी लुक कल से काफ़ी ज़्यादा प्यारी आई थी, ऐसा उसका मानना था। वो नहीं जानती थी कि इसके घर वाले वलीमे पर आ भी रहे हैं या नहीं। हाँ, लेकिन कबीले वाले वलीमे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, और इनकी एक्साइटमेंट देखकर वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इसे कबीले वालों से कोई खास अटैचमेंट तो नहीं थी, लेकिन इतना वो समझ चुकी थी कि अब इसे यहाँ पर रहना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इसका इरादा अपनी जॉब करने का था, लेकिन जिसकी वजह से वो ज़्यादा से बात करना चाहती थी, लेकिन फिलहाल ये मुनासिब वक्त नहीं था। वो अपनी मर्जी से इस जगह को कबूल कर रही थी, डाकू बाला के साथ को कबूल कर रही थी। इसे यकीन था कि इसका फैसले का एहतराम करते हुए वो इसे अस्पताल में नौकरी करने की इजाज़त तो दे ही देंगे। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कबूल कर चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि अब यहीं इसकी ज़िंदगी है, लेकिन मेडिकल उसका ख्वाब था, और वो अपने ख्वाबों को रास्ते में किसी को भी नहीं आने देना चाहती थी। दुल्हन के असली रूप में खुद को आईने के सामने देखते हुए आज फिर वो हैरान रह गई थी। उसे अपना आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था। वो आम लड़कियों जैसी हरगिज़ नहीं थी। वो खुद को हमेशा से अलग समझती आई थी। खुद को सजना संवारना ये सब कुछ इसके शौक नहीं थे। उसकी ज़िंदगी किताबों से शुरू होकर किताबों पर ही खत्म होती थी, लेकिन शादी के इन दिनों में इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत पाया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, ये रूप तुम पर बहुत ज़्यादा जच रहा है। अल्लाह ताला तुम्हें नज़र बद से बचाए। तो हमने उसके दुपट्टा ठीक करते हुए मुस्कुराकर बोली, तो वो भी नरमी से मुस्कुरा दी थी। अब चले, आपको भी तैयार कर दूं। सरदारनी अपने भाई के वलीमे में इस तरह से सीधी सादी जाएंगी? ब्यूटिशियन इसे देखते हुए बोली थी, जो सुबह से इनके साथ इसी कमरे में मौजूद थी। सिर्फ और सिर्फ बेला की तैयारी की फिक्र में लगी हुई थी। तो तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। तुम तो अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, और यहाँ मुझे दुल्हन बनाकर बिठा दिया। तुम जाओ अपनी तैयारी करो, मैं यहीं कमरे में रुकूंगी। तुम आ जाओ तैयार होकर, फिर एक साथ नीचे चलेंगे। बेला इसे देखते हुए ऐसे बोली जैसे वो हमेशा से इसी कबीले की रहने वाली है। ये सच पिता की बातों ही बातों में दुआम के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। आप जना का तकल्लुफ़ उन्होंने हरगिज़ नहीं रखा था। जबकि दुआम भी मुस्कुराते हुए ब्यूटिशियन को अपने साथ लिए अपने कमरे की तरफ चली गई थी, जबकि बेला वहीं रुक कर इसका इंतजार करने लगी थी। हो गई तुम्हारी तैयारी मुकम्मल? बाला तेजी से कमरे में दाखिल होते हुए इसे सवाल करने लगा, जबकि वो इसके इस तरह से जल्दबाजी में कमरे में आते देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर इनका बेला पर रुकने पर उसकी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। आप कौन है और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? इसने अचानक से सवाल किया, तो बेला जो इसकी खैर को देखकर मुस्कुरा रही थी, इसके सवाल पर इसकी मुस्कुराहट लम्हे में गायब हो गई थी।
क्या मतलब है इस फजूल से सवाल का? कौन हूँ मैं और कौन हो सकता है यहाँ पर? ये ड्रेस तुमने मेरे लिए ही ली थी ना? इसके सवाल पर वो गुस्से से बोली थी। ओह अच्छा तो तुम हो। मुझे लगा पता नहीं कौन आकर मेरे कमरे में बैठ गया है। वैसे मेकअप भी क्या कमाल की चीज़ है ना, अच्छे हंसे बंदे को अप्सरा बना देता है। बहुत बहुत अलग लग रही हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा अलग लग रही हो। इससे पहले कभी ऐसी भी नहीं लगी। वैसे देखते हुए बोल रहा था, शायद तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी तारीफ करने का अंदाज बेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ये अलग क्या होता है? तुम ये भी तो कह सकती हो ना कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। वो गुस्से से मुंह बनाकर बोल रही थी। नहीं नहीं, इतना भी खुशफहम होने की जरूरत नहीं है। खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, बहुत अलग लग रही हो, बहुत बदली हुई लग रही हो। इससे पहले कभी नहीं लगती थी। मेकअप की वजह से तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदल गया है और ये खुशगवार तब्दीली है। मुझे देखकर हैरत बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि हैरान तो मैं सुबह हुआ था जब मुझे पता चला था कि तुम्हारी आंखें और पिंक लिप्स ही आर्टिफिशियल हैं। इससे ज्यादा भजर का और कोई भी नहीं हो सकता था मेरे लिए। अब तुम तो पूरी की पूरी बदल कर आ जाओ तो भी मैं यकीन कर लूंगा। खैर, मुझे सरदार ने ऊपर भेजा है चेंज करने के लिए। वलीमा शुरू हो रहा है। वह कहते हुए अलमारी से अपने कपड़े निकालता वॉशरूम में बंद हो चुका था, जबकि बेला मुठ्ठियां बेचकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। क्या मतलब है इसकी बात का? मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो इतना मर क्यों रहा था मेरे लिए? एक तो मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली, ऊपर से अब कह रहा है कि मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ। कोई पता नहीं अपने आप को ज्यादा चार्जर समझता है, डाकू कहीं का। वैसे अपनी मुठिया बेचती, वो इससे वो गुस्से से अपनी मुठिया बेचती थी, इस कमरे में घूम रही थी। इतना हैवी ड्रेस पहने हुए इस तरह से घूमते, इसके पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन गुस्सा गुस्सा था जो कम होने का नाम भी नहीं ले रहा था। जबकि वो वॉशरूम से निकलता आईने के सामने आते हुए ब्रश उठाकर जल्दी जल्दी अपने बालों में ब्रश करने लगा था। आराम से करो, कोई पीछे लगा हुआ है क्या? अपने ये बालों का घोंसला ठीक करके नीचे जाओ, वरना सब क्या कहेंगे। रोज भी छपरी लगता है और आज शादी वाले दिन भी छपरी ही लग रहा है। वो जो सफर से खुद पर कंट्रोल किए बैठी थी, इसकी तेज तेज होते देखकर बदला लेने लगी। मैं कितना भी छपरी लगूं, लेकिन यकीन करो तुमसे बेहतर ही रहूंगा, क्योंकि कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। सोफी असल असल चीज हूँ मैं। कम से कम मेकअप लगा लगा कर मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया ना? जैसा था वैसा ही सामने आया हूँ। है छोड़ो, तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। तुम अपनी ये मेकअप की दुकान संभाल कर रखो। थोड़ी देर में तुम्हें नीचे बुलाया जा रहा है। वो मजे से मजीद इसका दिल जलाते हुए कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि बेला ने भी सोच लिया था कि इसी तौहीन का बदला तो वो लेकर रहेगी। वो होता कौन है इसकी खूबसूरती पर सवाल उठाने वाला? ब्यूटिशियन उसे तैयार कर रही थी, जबकि वो अपनी ड्रेस पहने इसके सामने बैठी खुद को आईने में देख रही थी। कल तो इसने खुद ही अपनी हल्की फुल्की तैयारी की थी, लेकिन आज जो लड़की स्पेशली बेला को तैयार करने के लिए आई थी, उसने कहा था कि वो भी इसे तैयार करेगी, जिस पर इसने खामोशी से हाँ में सर हिला दिया था। उससे पहले वो एक दो बार ही ब्यूटिशियन के हाथ से तैयार हुई थी। अब खुद को आईने में एक मुख्तलिफ रूप में देखने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी, जबकि सरदार कमरे में दाखिल हुआ था। कौन है आप और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो एक नजर दुआम को देखता उसके पास खड़ी लड़की से मुखातब हुआ था। जी सरदार, मुझे यहाँ बुलाया गया है दुल्हन को तैयार करने के लिए। दुल्हन को तो तैयार कर चुकी हूँ, अब सरदारनी को कर रही हूँ। वो इसे देखते हुए अपनी यहाँ होने की वजह बताने लगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसे तैयार करने की। ये जैसी है वैसी ही ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसके चेहरे पर कुछ भी लगाने की। वह तेजी से आगे आते हुए दुआम का चेहरा आईने में देखने लगा था, जबकि वह लड़की जो अपने उल्टे हाथ पर जरा सा फाउंडेशन रखे खड़ी इसकी तैयारी करवाने लगी थी, ऐसे दुआम को देखने लगी, जो खुद भी तैयार होने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन सरदार जी, मैं तो यहाँ तैयार करने के लिए ही आई हूँ, मुझे इन्हें तैयार करना है। फंक्शन फंक्शन शुरू होने वाला है, ब्यूटिशियन परेशानी से कहने लगी, जबकि वो मजीद आगे होता इसके चेहरे पर अपना उल्टा हाथ रखते हुए चेक करने लगा कि कहीं इसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ तो नहीं है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये खुद तैयार हो जाती है, इतना ही काफी है। ये सब कुछ मिलने की जरूरत नहीं है इसके चेहरे पर। ये जैसी है ठीक है, आप जा सकती हैं यहाँ से। वो एक अदा से देखता हुआ इसका वो एक अदा वो इसे वो उसे देखता हुआ उसे बाहर का रास्ता दिखा गया था, जबकि ब्यूटिशियन बिना कुछ बोले खामोशी से कमरे से जाने लगी। तो दुआम ने मुंह बना लिया। क्या मसला है डाकू जी? मुझे तैयार होना है, मुझे भी प्यारा लगना है शादी पर। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने भाई की शादी में बिल्कुल भी तैयार ना हूं? आपकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन आप मुझे से मेरा बुनियादी हक नहीं छीन सकते। वो अगले ही लम्हे उठकर खड़ी होती लड़ाई के मूड में आ चुकी थी, जबकि इसकी बुनियादी हक वाली बात पर जहां सरदार को हंसी आई थी, वही नाराजगी वाली बात पर इसने खुद ही इसे याद करवा दिया था कि वो इससे नाराज होने का ड्रामा कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है अपने मुंह पर वसरा मेकअप में लगाने की। अच्छा खासा चेहरा खराब हो जाता है ये केमिकल्स लगाकर, और वैसे भी तुमसे नाराज हो तो किसको दिखाओगे खूबसूरत बनकर? आपकी दफा वो मजे से उसके चेहरे के तासर देखते हुए बोला, तो जुआम उलझ गई थी। हाँ तो आपने कौन सा हमेशा हमेशा के लिए नाराज रहना है? मैं मना तो रही हूँ ना आपको। अच्छा तो तुम मुझे मना रही हो? कब मनाया तुमने मुझे? और मुझे क्यों नहीं महसूस हो रहा कि तुम मुझे मना रही है? वो इसकी बात पर हैरान होकर से सवाल करने लगा था। मैं अभी सोच रही हूँ ना कि कैसे मनाया जाए। वो फौरन बोली थी। अच्छा अभी सोचते रहो, जब ठीक से सोच समझ कर फिर कोशिश कर लो और मैं मान जाऊँ तो इसके बाद कर लेना मेकअप, क्योंकि नाराजगी में अपना हुसीन रूप तुम्हें किसी और को देखने नहीं दूंगा। वो क्या है ना कि ये मेरा बुनियादी है कि मेरी बीवी की सर से पैर तक खूबसूरती को सिर्फ मैं ही देखूँ, सिर्फ मैं ही निखारूं, सिर्फ मैं ही तारीफ करूँ। और फिर मेरा सोना मुखड़ा तो इतना इतना सोना है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं इसे दुनिया से छुपा लूँ, तो किसी और की तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो नरमी से इसके गालों पर अपनी उंगलियां फेरता उसके लम्हे में शर्माने पर मजबूर कर किया था। आपका सोना मुखड़ा इतना सोना है तो इसके सोने मुखड़े से रुटते हुए आपको बुरा नहीं लगता क्या? वो अगले ही लम्हे इसकी गर्दन में अपना नाजुक बाहों का हिसाब बनाते हुए इसे अपने करीब खींच रही थी। मत करो सजन साई, मत करो। ये ना हो कि तुम्हारी हरकतों से बहकर मैं तुम्हारे होश उड़ाने में बस एक लम्हा लगाऊं, और मुमकिन है मुझे मनाने की हाथ है तुम्हें इस कमरे में रुकना पड़े और फिर तुम्हारे भाई का वलीमा
मैं वलीमे के बाद मनाऊंगी। वो अगले ही लम्हे इसकी गर्दन से अपने बाजू निकालते हुए बोली तो सदा ने अगले ही लम्हे उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए उसे अपने साथ लगाया था और फिर बिना उसे सोचने समझने का मौका दिया इसके लबों पर झुक गया था। मेरे ख्याल में रूठना मनाना बाद में भी होता रहेगा, दिल की हसरतों को हसरतें नहीं रहने देना चाहिए। वो कहते हुए इसके लबों से अपने लाभ जोड़ता इसकी सांसें रोक गया था। इसकी सांसों की खुशबू को खुद में उड़ेलते हुए वो इसकी धड़कनों पे इश्ताल पैदा इश्ताल बर्पा करता उसे हर लम्हे के साथ अपने करीब करता जा रहा था। तमाम ने हल्की सी मजामत करने की कोशिश की तो वो उसे ड्रेसर के साथ लगाता एक दफा फिर से इसके नाजुक लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया था। इसकी गिरफ्त की शिद्दत काफी ज्यादा सख्त थी। वो जैसे इसकी सांस चुरा लेना चाहता था। न जाने क्या नशा था इसकी इन लबों में जिससे इसका दिल बढ़ता ही नहीं था। इरादा सिर्फ इसे तंग करने का था, लेकिन इसके लब्बों को छूते ही जैसे तशनगी बढ़ने लगी थी और फिर वो जब तक अपनी तशनगी को पूरा ना कर लेता वो कैसे छोड़ता उसे। वो अपनी सांसों के लिए इसके रहमो करम पर आ चुकी थी, जबकि सरदार मजीद शिद्दत से इसके लब्बों के साथ लिपटते हुए अपनी और इसकी धड़कनें एक कर रहा था। तैयारी मुकम्मल करो अपनी, इतनी भी ही तैयारी करना जितनी करती हो ऐसी में प्यारी लगती हो, बाकी तुम मुझे और कब कब प्यारी लगती हो ये तफसील से मैं रात को बताऊंगा और रात को तुम्हें मौका भी दूंगा खुद को मनाने का। अच्छे से मनाना मुझे। वो शिद्दत से इसके माथे को चूमते हुए जरा सा पीछे हटा था। इसके चेहरे पर कोसे करा के रंग देखते बिखरते महसूस करके वो हल्का सा मुस्कुराया था। इसकी दुआ में ऐसी ही प्यारी लगती थी, सीधी सादी गुलाबी गुलाबी। इसलिए वो हरगिज मेकअप की बहुत सारी तहों में अपनी इस खूबसूरती दुआम को छुपाना नहीं चाहता था, जो इसके लम्ब से रंग से जो इसके लब्स के रंग से सुर्ख हो उठती थी। वो इसकी मासूम नगूश पर हरगिज मेकअप की गहरीताएं नहीं चाहता था। इसके लिए इसका सोना मुखड़ा ही सबसे हसीन था। माजी इसने खुद अपने हाथों से अपने वालिदैन की जली हुई लाशें दफनाई थी। ये दर्द शायद वही महसूस कर सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो। बाला तरफ तरफ कर रोया था, जबकि अशम तो अपने वालिदैन की राशि को पहचान ही नहीं पाई थी। वो खुद भी इतनी समझदार नहीं था कि इन सब चीज़ों को समझ पाता, लेकिन वक्त ने इसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया था। रोया तो वो भी बहुत था, लेकिन तन्हाई में नदी के पास बैठे इसने पानी में न जाने कितने आंसू बहाए थे, लेकिन इशम और बाला के सामने नहीं। अगर इशम के सामने रोता तो वो हजार सवाल करती और अगर बाला के सामने रोता तो वो और टूट जाता। इसलिए उसने अपने दर्द अपनी तकलीफ को खुद तक महदूद कर लिया था। वो यहाँ बैठा कितनी ही देर तड़पता रहा, फिर खुद ही सब्र जाने पर उठकर वापस कबीले में आ गया था। आज कबीले में बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। वजह यह थी कि यहाँ पर आज ऐलान होना था। वो रागा राघव पर यकीन तो नहीं कर सकता था, हाँ, लेकिन इसके पास और कोई चारा भी नहीं था। यहाँ तक कि इन्हें खाना तक लाकर वही दे रहा था, तो वो इसके बलबूते पर क्या ही कर सकते थे। वो छोटा बच्चा था, इस उम्र में ऐसे सरदारी कोई नहीं देने वाला था, तो बेहतर था कि वो किसी न किसी के हवाले सरदारी करके कबीले को दोबारा से खड़ा कर दे, वरना शायद इस कबीले का नामो निशान भी मिट जाएगा और वो अपने बाप का नामो निशान मिटने नहीं दे सकता था। इसने अपने बाप से बहुत बड़े बड़े वादे कर रखे थे। आज कहने को एक हफ्ता गुजर चुका था और इस एक हफ्ते में उसने पूरी तरह से खामोशी तैयार कर ली थी, लेकिन आखिर कब तक रगा मसलसल इसके पीछे लगा हुआ था कि कबीले को वापस एक नए सिरे से खड़ा करना है। उनके लिए बहुत मुश्किल है, जिसके लिए किसी न किसी को सरदार बनाना बहुत ज़्यादा अहम है, और वो इस बात पर राजी हो गया था कि बरागा डाकू को ही इस कबीले का सरदार बना देगा। वो कबीले में दाखिल हुआ तो बाहर मैदान में न जाने कितने ही लोग इकट्ठे थे। अरे बेटा तुम आगे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सब तुम्हारे ऐलान के मुंतजर हैं। दिलावर को तो कभी ये सब लोग कभी दिलावर को अपना सरदार मानते थे। कभी कुछ इस कबीले से निकले हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दिलावर मदद करता था और कुछ लोग दिलावर को अपना उस्ताद समझते हैं। अब तुम इन सब के सामने फैसला सुना दो कि तुम इस कबीले का सरदार किसको चुन रहे हो। इसके बाद आके मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो इसका हाथ थामते हुए इसे बीच में दान में लेकर आया था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे कबीले के सरदार रागा डाकू हैं, वही इस कबीले का निजाम संभालेंगे जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता या फिर मुझे कबीले की सरदारी नहीं आ जाती। तब तक हर चीज का इंतजाम इन्हीं के हाथों में है। इस कबीले का हर तरह का फैसला यही करेंगे। अगर कोई इतराज उठाता है तो उस कबीले से हर तलक तोड़ सकता है। इसने खामोशी से वही सारी बातें दोहरा दी जो रागा डाकू ने इतने दिनों से इसके दिमाग में भर रहा था। पाला खामोशी से खड़ा था, जबकि ईशम भी बस उसे सुन रही थी। पिछले एक हफ्ते से ईशम ये सवाल पूछ कर थक चुकी थी कि इसके बाबा किधर है, इसकी अम्मी किधर है। उसका सवाल के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खामोशी से उसे अपने सीने से लगा लेता, हाँ, लेकिन उसे खुद से अलग नहीं होने देता था। पिछले एक हफ्ते से रिजवान तड़प रहा था किसी तरह से इसकी मुलाकात दिलदार से हो जाए, लेकिन रागा डाकू ऐसा होने ही नहीं दे रहा था। दिलदार ने कबीले के अंदर बैठे एक नजर इसे देखा था और फिर नफरत से नजर फेर ली, जैसे उसे जानता ही ना हो। रिजवान तो उसकी नजर फेरने पर तरफ उठा था, जबकि रागा डाकू ने उसे धक्के मारकर कबीले से निकलवा दिया था। इसकी बहन मार चुकी थी, इसका दोस्त जैसा बहनोई इस दुनिया से जा चुका था। कबीला तबाह हो जाता था, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो किसी को हकीकत नहीं बता सकता था। वो दिलदार को शायद अब कभी भी यकीन नहीं दिला सकता था कि रागा डाकू ने इसके खिलाफ साजिश की है। असल गुनहगार वो नहीं बल्कि रागा डाकू खुद है। इसे रागा डाकू की बातों से अंदाजा हो गया था कि इस कबीले में होने वाली तबाही का इल्जाम रिजवान के सर पर लगा दिया गया है। यहाँ तक कि कबीले में खतरनाक तरीन मुजरिमों को मौत के घाट उतारने पर से तरक्की देने के बाद भी की जा रही थी। वो तो ये सुनकर तरफ उठा था कि उसे उसके गुनाह का इनाम दिया जा रहा है जिसमें इसका कोई हाथ ही नहीं है। वो दिलदार से मिलने जाता था सिर्फ एक दफा, लेकिन वो नहीं मिल पाया था। उसे देखा ईश्वर ने तरफ इसकी तरफ भागने की कोशिश की थी, लेकिन दिलदार ने उसे थामकर अपने सीने में इसे छुपा लिया, जैसे वो रिजवान को जानता तक ना हो। वो कहीं दिन बाहर खड़ा उसे पुकारता रहा था, लेकिन दिलदार ने उसकी तरफ देखा तक ना था। और आज वो तीसरे दिन यहाँ मायूस होकर लौटा था। 3 रातें वो कबीले के बाहरी पास एक नजर दिलदार को देखने के लिए तड़पता रहा था, लेकिन ना तो वो बाहर निकला था और ना ही रिजवान उसे देख पाया था। या ये कहना बेहतर रहेगा कि रागा डाकू ने उसे इस तरफ से अपनी बातों में उलझा दिया था कि वो बच्चा कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। हाल वलीमा अपने अरूज पर था, हर तरफ रंग बिरंगे दुपट्टों के साथ लड़कियां घूम रही थी। बेला को तो बड़ा मजा आ रहा था। उसे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि कबीले में लड़कियां इतनी तादाद तक होंगी। नेट नए फैशन हो रहे थे, जबकि बाला लुट रहा था क्योंकि दुआ से लूटने में मसरूफ थी।
न जाने कौन कौन सी रस्में थी और कहाँ कहाँ से आई थी वो जो किए जा रही थी। बेला तो हंस-हंस कर पागल हो रही थी। अब इसके पेट में दर्द होने लगा था। बाला कमाल बहाने बना रहा था पैसे बचाने के लिए और इसके मुकाबले में रुमान भी वो बहाने निकाल रही थी कि पैसे निकालने के लिए कि हद नहीं। बेला तो पागल हो रही थी इनकी बातें सुन-सुन के, जबकि रुमान बिल्कुल सादा-सी हालत में थी। इसने हल्की सी लिपस्टिक लगा के रखी हुई थी, जबकि आँखों में काला काजल था। सादा तैयारी बिल्कुल भी नहीं की थी और इस तरह मर्द हज़ात का आना-जाना बिल्कुल भी बंद था। इसकी तैयारी कबीले के मैदान में करवाई गई थी, जबकि यहाँ लड़कियों के बीच यहाँ लड़कियों के बेंच लगाई गई थी। स्टेज पे जहाँ बाला बैठा हुआ था वहाँ नदी थी, जो कि बेतहाशा खूबसूरत थी। वो तो इस कबीले की खूबसूरती देखकर भी हैरान हो रही थी। ये हर लम्हा उसे हैरान कर रहा था, जबकि उसे पता चला कि रेहान, इसकी अम्मी और रुबाब आ गए हैं। इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। सरदार और बाला खुद इन्हें वेलकम करने गए थे। हर तरह की रंजिश बुलाकर आज रेहान ने खुद आगे बढ़ते हुए बाला को अपने साथ लगाया, तो वो भी मुस्कुराकर इसे खुशामदीद कहता उसके सीने से लगा था। जबकि दूसरी तरफ दिलदार ने भी इन्हें खुले दिल से अपने कबीले में वेलकम किया था। अपनी माँ और भाई को देखकर बेला की आंखें भर आई थी, लेकिन ये खुशी के आंसू वे महफूज थी। यहाँ पर कोई इसका कुछ नहीं उखाड़ पाया था। इसके चेहरे का मान बता रहा था कि बाला ने उसे कुछ भी नहीं होने दिया था। रेहान ने सही वक्त पर सही इंसान पर यकीन किया था। अरे वाह रे बाबा जी, आप तो अच्छी खासी गोलमटोल हो गई हैं। मेरा मतलब है आप काफी ज्यादा सेहतमंद हो गई हैं। लगता है आपके ससुराल वाले आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो हम इसके हाथ थामते हुए बोले तो वो शर्माकर सहम सी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बाप की सेहत तो बहुत अच्छी हो गई है और भी खुशखबरी भी तो है। हो सकता है कि मजीद 5 महीनों में तुम खाला बन जाओ। अम्मी ने इसके गाल को खींचते हुए इसे खुशखबरी सुनाई तो वो उछल ही पड़ी थी, जबकि रेहान जो पूरी तरह से सरदार और बाला की बातों में मगन था, अपनी माँ की बात सुनकर हैर से पीछे पलट कर देखने लगा। हाँ, वो जानता था कि रुबाब हमला है और वो ये भी जानता था कि रुबाब ने इससे ये बात कुछ अर्से तक छुपाई है ताकि वो अपनी टेंशन से निकल सके। लेकिन 4 महीने से हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि रुबाब ये खुशखबरी 4 महीने से इसे छुपा कर बैठी हुई है। वो 4 माह से प्रेग्नेंट थी और इसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है इसे अपनी ही बेबी के मतलब की बात पता न चली हो। वो तो समझ रहा था कि रुबाब ने सिर्फ चंद दिन या चंद हफ्ते से छुपाए हैं। वो 4 महीनों से इतनी बड़ी खुशखबरी से महरूम रहा था। उसे यकीन आया था कि रुबाब इतने से ये राज खुद में छुपाई बैठी थी। पहले ना सही, लेकिन अब उसे रुबाब की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वो समझ सकता था रुबाब ने इसकी परेशानी के बायस उसे ये ना बताया था, लेकिन फिर भी ये बात छुपाने वाली तो नहीं थी। 1-2 हफ्ते या फिर 1 डेढ़ महीने कोई बड़ी बात नहीं थी। वो अपने मसले अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था, लेकिन 4 महीने में रुबाब से ऐसी उम्मीद हरगिज़ भी नहीं करता था। इसका मूड ही बदल गया था। जितना खुश वो यहाँ आकर हुआ था, अब सारी खुशी वो कहीं खो चुकी थी। वो अपने चेहरे से वो अपनी नागवारी छुपा नहीं पा रहा था। इसे हरगिज़ रुबाब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। रुबाब इसकी एक अच्छी हमसफ़र साबित हुई थी। इसके मसले, इसकी परेशानियों को इसने हर तरह से अपना लिया था। यहाँ तक कि इसने दोबारा से उसे बाहर ले जाने की कोई ऐसी फरमाइश भी नहीं की जिसे वो अपनी ड्यूटी की वजह से कबूल ना कर सके। वो बेशक एक बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई थी। इसने इस घर की ज़िम्मेदारियों को सँभाल कर एक अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ निभाया था। लेकिन फिर भी वो इसे इतनी बड़ी बात छुपा गई थी और रेहान को यही बात चीज़ तकलीफ़ दे रही थी और यही वजह थी कि वो खाना खाने के बाद ज़्यादा देर वहाँ रुका भी नहीं रहा। यहाँ तक कि इसने खाना भी बामुश्किल 2 ही निवाले लिए थे। इसने कह दिया कि इसे ड्यूटी पर जाना है और फिर शायद वापस पहुँचते-पहुँचते बहुत वक़्त लग जाएगा। इसकी मजबूरी समझते हुए सरदार ने इसे फ़ौरन ही जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उसके बदलते हुए मूड को समझ नहीं सका था। डाकू जी, आपको नहीं लगता कि ये जो रेहान भाई हैं, ये थोड़े अजीब से हैं? रुबाब बाजी के साथ मेरा मतलब है, आपने देखा वो कैसे गुस्से से इन्हें देख रहे थे। इन दोनों में सब कुछ ठीक तो होगा ना? वो इसके पास बैठे सवाल के जवाब कर रही थी, जबकि वो खुद से ज़्यादा इसकी दू दूस जबकि वो खुद से ज़्यादा उसकी दूसरों की ज़िंदगी में दिलचस्पी देखकर सदाने से घूरा था। अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दुनिया भर की फ़िज़ूल बातों में तुम्हारी दिलचस्पी होती है। वो लाकर दी है ना तुम्हें देवरानी, उसके साथ बैठो और खूब गप्पे मारो। मेरे पास फ़िज़ूल वक़्त नहीं है इन सब बातों का, इसलिए ये सारी बातें तुम इसके साथ किया करो। और वैसे भी मेरे ख़्याल में तुम्हें इन सारी फ़िज़ूल चीज़ों को सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि तुम रात को मुझे किस तरह से मनाओगी। वैसे कुछ ना कुछ तो सोच ही लिया होगा अब तक, या फिर मुझे मनाने का कोई इरादा ही नहीं है। वो अचानक से बात का रुख दूसरी तरफ बदल गया था, जबकि वो जिस तरह से मनाने के लिए कह रहा था, वो सोचकर ही दुआम के कान लाल होने लगे थे। बहुत ही बेशर्म है आप। वो इसे घूरकर बोली तो सदाने से आगे से मजीद घूरा था, जबकि इसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर अचानक ही इसके लबों पर झुकता पूरी शिद्दत से इसके लबों को चुमकर पीछे हटा तो दुआम का मुंह ही खोल गया था। अब क्या है, अब की है मैंने बेशर्मी वाली हरकत, अब कहो बेशर्म। बस बहुत हो गया सजन साई, मैंने भी वो सोच लिया है कि अब तुम्हारे हर इल्ज़ाम को सच करके दिखाऊंगा। और क्या क्या लगता हूँ मैं तुम्हें बेशर्म के अलावा, बताओ जरा मुझे। वो अपनी बेबाक हरकत पर वो अपनी बेबा वो अपनी बेबाक हरकत से अंजाम देने के बाद इसका बाजू थामकर इसे अपने करीब भी खींच चुका था, जबकि वो तो हैर से उसे देखकर रह गई थी। उसे हरगिज़ उम्मीद न थी कि वो इस तरह से कोई हरकत करेगा। हालांकि वो उससे हर तरह की उम्मीद कर सकती थी। वो बेशर्म था, वो हर तरह की हरकत कर सकता था। बेबाकी में इसका कोई मुकाबला भी नहीं था। तो हमसे सर नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी ये हरकत इतनी सारे लोगों में छुपी तो हरगिज़ नहीं रही होगी। किसी न किसी को तो पता चल ही गया होगा और अब तक इसके करीब झुका इसके सवाल पूछ रहा था, जबकि वो इस पर और कौन-कौन सा इल्ज़ाम लगाना चाहती है। तो हमने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। ठाकुर जी, आप बहुत-बहुत अच्छे हैं। आपसे ज़्यादा शरीफ इंसान तो दुनिया में है ही कोई नहीं। मेरी गलती है, मैं आपको उल्टा-सीधा बोलती रहती हूँ। हाथ छोड़ दीजिए, प्लीज़, लोग देख रहे हैं। वो मिन्नत करने पर आई तो सरदार ने नरमी से इसका हाथ छोड़ा था। बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हो मुझे बीवी, मैं बहुत ही शरीफ और सीधा-साधा इंसान हूँ। जब कोई मुझसे पंगा ना ले, मैं खुद आगे से पंगा नहीं लेता, लेकिन तुम मुझे इतना शरीफ बना रही हो तो अपने करीब से मामू वाली फीलिंग आ रही है यार। हीरो हूँ मैं।
तुम तो मुझे चंपू बना रही है और मेरे चंपू बनने का कोई इरादा भी नहीं है। इसलिए वो कहते हुए अपनी बात मुकम्मल किए बगैर इसके चेहरे को थमता, इसकी दोनों गाल पर बारी-बारी शिद्दत से अपने लब रखता हुआ चूमता इसके करीब से उठकर लोगों की तरफ मुतवज्जो हो गया। जबकि तमाम का तो सर उठाना भी मुहाल हो गया। इसने बड़ी मुश्किल से सर उठा के पीछे की तरफ देखना चाहा। दूर एक रूम में खड़ी 2-3 औरतों ने मुँह ही मुँह में बातें करते हुए दुपट्टा लबों पर रखे मुँह ही मुँह में बातें करते हुए दुपट्टा लबों पर रखे हंस रही थी। तो हम की नज़र दूसरी तरफ गई तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही था। जबकि नज़र तीसरी तरफ उठी तो वो भी तो ऊपर बैठी बाला भी पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो खिलखिलाकर हंसी थी। जबकि वो फौरन अपनी जगह से उठती बेला की तरफ आ गई थी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे डाकू जी तो बड़े ही कोई उस टाइप के इंसान है। मेहमानों का तो लिहाज करते वो कब से अकेली बैठी अच्छी खासी बोर हो रही थी। वो 2-3 दफा तो उसे इशारे कर चुकी थी ऊपर आने के लिए, लेकिन वहाँ पर सरदार के होने की वजह से नहीं आई थी। जबकि बाला थोड़ी देर पहले ही इसके करीब से उठकर बर्दू की तरफ गया था और अब सामने से वापस आता भी नजर आ रहा था। यकीनन सरदार के यहाँ जाने की वजह से वो इस तरफ आ गया था। तुम्हें मेरे होने वाले को छोड़ो, अपने बारे का बताओ। मुझे तो लगता है बाला भैया बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। बेला की बात का इसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए टॉपिक बदलने लगी। जबकि इसके इस तरह से छेड़ने पर बेला के गाल होम-हाय ही लाल होने लगे थे। बाला रोमांटिक था, इस बात की गवाही वो तो नहीं दे सकती थी। हाँ, लेकिन जिस तरह से सुबह इसके गिरने पर इसने उसके साथ बेबाक हरकत की सरंजाम दी थी, इसके बाद वो इसे रोमांटिक नहीं बल्कि बेशर्म का लक़ब दे चुकी थी। अब वो अनजाने में हुआ था या जानबूझकर वो नहीं जानती थी, लेकिन कुछ तो था। और जो भी था, इसका जवाब वो कम से कम दुआओं को नहीं दे सकती थी, क्योंकि बाला इसके करीब ही आकर बैठ गया था। तुम छोड़ो वो फ़िज़ूल बातों को, ये बताओ कि तुमने मेकअप क्यों नहीं किया? क्या ब्यूटीशियन तुम्हारे तैयार करने के लिए नहीं गई थी? इतना ज़्यादा सादा चेहरा लेकर आई हो यार, शायद तुम शादी पर आई हुई हो। मैं तो कभी अस्पताल में भी इतनी शादी में नहीं जाती। वो इसके चेहरे को देखते हुए बोली, जहाँ पर वो शादी में भी बेतहाशा हँसने लग रही थी। अरे मैं तैयार हो रही थी ना, फिर अचानक से मेरे डाकू जी आ गए। फिर उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरे चेहरे पर मेकअप लगे, फिर उन्होंने मना कर दिया। इतना अच्छा वो तैयार करती ना मुझे, लेकिन इनको तो अच्छा ही नहीं लगता कि मैं तैयार हूँ। कहते हैं ऐसे ही अच्छी लगती हूँ। मुँह बनाकर इसे बताने लगी, जबकि साथ बैठे बाला का कहकर अचानक बुलंद हुआ था, जिसका मतलब दुआम तो नहीं समझ सकी थी। हाँ, लेकिन बेला को इसके कहके का मतलब खूब समझ में आया था और इसका दिल भी जल-जल कर राख हो गया था। बस नहीं चल रहा था कि इस बाला के बच्चे की सर पर बस नहीं चल रहा था कि इस बाला के बच्चे के सर पर उठाकर कोई भारी चीज़ मार दे या फिर किसी तरीके से इसका मुँह बंद कर दे, जो इस तरह से मुँह खोलकर हँस रहा था। इसका दिमाग बुरी तरह से घूमा था। उफ़! भला भैया क्या करते हैं आप? ऐसे क्यों हँस रहे हैं पागलों की तरह? माना आपको शादी की कोई बहुत खुशी है, लेकिन फिर भी इस तरह से हँस नहीं सकते आप। आफ्टर ऑल आप दूल्हा हैं, लोग क्या सोचेंगे? तो हमने फ़ौरन उसे टोका था, जबकि अपने लबों पर उँगली रखता अपनी हँसी रोकने की कोशिश करते हुए एक दफ़ा फिर से कहका लगा गया था और इसके कहके कम से कम दुआओं को तो समझ नहीं आ रहे थे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आराम से बैठ नहीं सकते? क्या मुँह खोल कर हँस रहे हो? कोई लतीफ़ा नहीं सुनाया गया है यहाँ? वो गुस्से से कहती दोबारा दुआम की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, जबकि अब की दफ़ा बाला ने अपने लबों पर सख्ती से हाथ जमा लिया था, जबकि वो दोनों एक दफ़ा फिर से बातों में मगन होती कोई और टॉपिक छेड़ चुकी थी। इन लेडीज़ के बीच में बैठना बाला अच्छा खासा बोर हो रहा था। इसे तो लग रहा था कि बेला बोर हो रही होगी, अकेले बैठी हुई, इसलिए वो इसके पास आ गया था। लेकिन यहाँ से पता चला कि दुआम बहुत अच्छी पार्टनर साबित हुई हुई है, इसलिए मज़ीद वहाँ ना रुकते हुए वो इनके करीब से उठता मर्दों में आ गया था। चला था और फिर अचानक वलीमा थोड़ी देर चला था और फिर एक शानदार सी दावत के साथ वलीमे का एहतमाम हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। सरदार भी बिल्कुल पुरसुकून था, जबकि बाला को अब भी सुकून आ चुका था, क्योंकि इसे पता था कि दुआ में से मज़ीद नहीं लूट सकती, क्योंकि रस्में खत्म हो चुकी थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो बेला अपना सारा मेकअप उतारने के बाद अपना सादा से कपड़ों में बेड पर आराम से बैठी अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। फ़ोन थोड़ी देर पहले रुबाब देकर गई थी, जिसे पाने के बाद वो बड़ी खुश थी, जबकि वो जल्दी-जल्दी कपड़े में आया था। इसको इतना ज़्यादा सादा लिबास में देखकर हैरान रह गया। उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो अपने खूबसूरत रूप को लम्हों में तबाह कर देगी। ये क्या? तुमने चेंज भी कर लिया? अब अपनी हैरत पर ज़्यादा देर काबू नहीं पा सका था। तो क्या तुम्हारा इंतज़ार करती कि कब तुम आकर मेरे मेकअप की बेइज़्ज़ती करोगे? यकीनन चेंज तो करना ही था मैंने, और वैसे भी इतने भारी लिबास में कितनी देर रहती? सारा दिन गुज़ारा है मैंने। वैसे जवाब देते दोबारा अपने फ़ोन पर मुतवज्जो हो गई थी, जबकि वो चाहकर भी नहीं कह सका था कि वो आज इसके मेकअप की बेइज़्ज़ती हरगिज़ नहीं करने वाला था, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। लेकिन वो अपने हुस्न को पूरी तरह से पानी की नज़र कर चुकी थी, इसलिए वो खामोशी से अपने कपड़े चेंज करने चला गया। वो चेंज करके बेड पर आकर बैठा, इसकी आवाज़ आई थी, निकल गई सारी अकल। मुझे तो लगा था कि आज फिर हरी दिखाकर कमरे से निकल जाओगे, लेकिन तुम तो यहीं बैठ गए हो। तो क्या यहीं पर सोने का इरादा है? उसके बैठने ही वो सवाल करने लगी। तुम्हारी क्या मर्ज़ी है, बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं कमरे से निकल जाऊँ? वो उल्टा से सवाल करने लगा, तो इसने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था, जबकि बाला को अकड़ कर सवाल करने पर पछतावा हुआ था। तुम्हें अंदाज़ा है बाहर कितनी सर्दी है और मैं अपना कमरा क्यों छोड़कर जाऊँ? अगर तुम्हें ज़्यादा मसला है तो कोशिश भी मत करना मेरे सामने ये कहने की कि मैं ये कमरा छोड़ के जाऊँ। तुमने मुझसे हाँ, हाँ मालूम है, ज़बरदस्ती शादी की है, ज़बरदस्ती उठाकर तुमसे निकाह किया है, ज़बरदस्ती तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ, जानता हूँ सब कुछ। पता है मुझे, तुम खुद को तकलीफ़ मत दो। मैं तुम्हें हरगिज़ कमरे से नहीं निकल जाने के लिए नहीं कहूँगा। तुम भी यहीं सो, मैं भी यहीं सोऊँगा। बस राइट साइड मेरी है। वो उसकी अधूरी बात मुकम्मल करते हुए बोला, जिस पर इसने आईब्रो उचकाकर इसे देखा था। है नहीं थी मेरे आने से पहले। वो क्या है ना कि मुझे राइट साइड पर सोने की आदत है और मैं तुम्हारे लिए अपनी आदत हरगिज़ नहीं बदलने वाली। तो बिना चूँ-चुरां किए आराम से जाकर अपनी साइड यानी कि लेफ्ट साइड पर सो जाओ, वरना आकर दिखाओ और कमरे से निकल जाओ। मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो कहते हुए अपनी जगह पर लेट गई थी, जबकि बाला ना चाहते हुए भी बाईं तरफ सोता अच्छा खासा परेशान हो रहा था। कल रात भी वो बड़ी मुश्किल से सोया था। थोड़ी देर तक तो वो अपनी साइड के लिए तरसता रहा, फिर बेला की खूबसूरत रूप ने इसे सब कुछ सोचने समझने दिया ही नहीं था, और यकीनन आज भी इसने हर चीज़ भुलाकर इसकी तरफ तो मुतवज्जो हो जाना था। लेकिन जब तक वो सो ना जाए
सोना जाता तब तक तो उसे अपनी साइड के लिए तरसना ही था ना। वो बेड पर लेटे हुए आंखें बंद करता सोने की कोशिश करने लगा था, जबकि दूसरी तरफ करवट मोड़े सोती बेला की खुशबू उसके हवासों पर सवार हो रही थी। उफ यार, नखरे दिखाती बीवी से दूर रहना तो अच्छा खासा मुश्किल काम है, वो सोचते हुए हल्का सा बड़बड़ाया था। कुछ कहा है तुमने? वो पलट कर इसकी तरफ देखते हुए बोली तो इसने एक नजर इसके चेहरे की तरफ देखा था, जबकि दूसरी तरफ बेख्तियार ही इसकी गर्दन की तरफ गई थी, जहां से इसका दुपट्टा हल्का सा सरक चुका था। बेला ने नफी में सर हिलाते हुए फौरन ही चेहरे के साथ करवट भी दूसरी तरफ बदलते हुए हाथ मारकर लाइट ऑफ कर दी थी। इसे अपने जज्बात बेकाबू होते महसूस हो रहे थे। लाइट बंद करके इसने सोने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, जिसमें वह कामयाब नहीं हो सका था। हाँ, लेकिन एक 1.5 घंटे के बाद इसे अपनी गर्दन के करीब बाजू और टांगों पर इसके पैर महसूस हुए थे। इसकी गहरी सांसें वो गहरी सांस भर के रह गया था। इस पर ऐसे दिन भी आने थे के करीब इस कदर महरम रिश्ता होने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मचल सकता था। बेला डार्लिंग, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुम मेरे दिए हुए वक्त का नाजायज फायदा उठा रही हो। इसके लिए तुम बहुत पछताओगी। वो करवट बदलकर सीधा होते हुए इसके चेहरे पर अंधेरे में नजरें जमाए हुए था, जबकि इसकी गर्म सांसें इसे अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। वो समझ चुका था कि वो इसके मजीद करीब आ चुकी है। बेला ने गहरी सांस लेते हुए खुद को इस कदर साबर होने पर हैद बाला ने गहरी सांस लेते हुए खुद को इस कदर साबर होने पर हैद का इजहार किया था। मासी, तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। पिछले 2 महीने में अगर कोई मसलसल इनसे मिलने के लिए तड़प रहा था तो वो रिजवान था। रिजवान पिछले 2 महीनों से हर रोज कबीले में आ रहा था, जलील हो रहा था, इसे धक्के मारकर यहाँ से निकाला जा रहा था, लेकिन वो लौट कर आता था अपने भांजे और बंजी के लिए, जो हर दिन अपने भांजाई और भांजी के लिए वो हर दिन लौट के आता था, ये सलाद सहने के लिए। सिर्फ एक दिन वो दिलदार से मिलना चाहता था, इससे बात करना चाहता था। इतना कुछ हो चुका था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। अपना प्रमोशन लेने से वो साफ इनकार कर चुका था। इसका कहना था कि इसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी बिना पर इसे कोई तरक्की दी जाए या फिर इस काम का क्रेडिट इसके हवाले किया जाए। उसने कुछ नहीं किया और फिर वो क्यों इन सब चीज़ों में शामिल होता। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे जबरदस्ती क्यों घसीटा जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा था कि इसने अपनी एक अलग टीम तैयार की थी, जिसकी बिना पर वो वहां गया था और ये सब कुछ किया था। हालांकि इसने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं। वो तो जानता भी नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है। हाँ, लेकिन कमरान और इंस्पेक्टर साबर पर से शक जरूर था और उस शख्स का वो कुछ भी नहीं कर सकता था। आज 2 महीने गुजर चुके थे और 2 महीनों में इसने सिर्फ दूर से ही दिलदार को देखा था। एक दो दफा नजर इशम पर भी गई थी। इसे इस देखा इशम इसके पास आने की कोशिश करती, लेकिन दिलदार आने न देता था और वो हर रोज की तरह मायूसी से लौट जाता। आज भी लौट गया था। क्या बात है, मुंह क्यों लटकाए हुए हो? समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी शक्ल क्यों हर वक्त बनी रहती है। इंस्पेक्टर साहब अपने ऑफिस में था जब कांस्टेबल कामरान अंदर दाखिल होते हुए टेबल पर अपनी टोपी फेंकते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। माफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, लेकिन एक बात कहूँ, आप अपनी जुबान का पास नहीं रखते। एक नंबर के धोखेबाज इंसान है। किस तरह से धोखा दिया है आपने मुझे? हमें प्रमोशन मिलेगा, सब कुछ हमारे हाथ में होगा, ज्यादा पैसे मिलेगा, ये होगा वो होगा। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा जो कुछ हमारे पास आने वाला था वो इस रिजवान के माथे लग गया और वो रिजवान अकल का अंधा हर चीज से इनकारी ऐसे हो गया जैसे कोई गुनाह सा लग रहा हो। मुझे तो समझ में नहीं आती कि प्रमोशन मिल रही थी, इतना पैसा मिल रहा था, हर चीज़ से इनकार कैसे कर दिया है उसने। और आपने हर चीज़ इसके हवाले कर दी। अरे हमने मेहनत की थी, सारे प्रमोशन के पैसों पर हमारा हक था। क्या कुछ नहीं मिल रहा था हमें और आपने क्या किया? अरे मैं इंस्पेक्टर लगते लगते वापस कांस्टेबल बन गया। वो गुस्से से देखते हुए बोला था। इसे यकीन था कि उन सब चीज़ों के बाद वो जल्द ही इंस्पेक्टर बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर साहब ने तो पूरी तरह से कहानी ही बदल दी थी। हर चीज़ का क्रेडिट रिजवान के हवाले कर दिया था और रिजवान हर चीज़ से मुकर गया था। तुम पागल हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ कामरान। पहले मैंने तो सोचा था ये सारी चीज़ें मैं अपने नाम लगाऊंगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि जिन लोगों को हमने अपने साथ लेकर गए थे ना, इनकी नीयतों में फतूर था। वहाँ औरतों के साथ ज्यादतियां करते रहे ये लोग, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने अपने काम के लिए लेकर जा रहा था मैंने वहाँ, मैंने अपने आग बुझाते रहे। ऊपर से इन्हें यूनिफॉर्म पहनाकर लेकर गया था, बोल सकूं कि सब कुछ ताकि बोल सकूं कि सब कुछ मेरी प्लानिंग के मुताबिक हुआ है। लेकिन आगे जाकर अगर ये बात खुल जाए कि मेरी टीम ने वहाँ औरतों के साथ ज्यादती की है, छोटे बच्चों का कत्ल किया है, तो बात सीधी सीधी मुझ पर आ जाएगी। अब जो कुछ भी होगा सब कुछ रिजवान पर आएगा। हमने पूरा क्रेडिट इसके हवाले कर दिया है। अब वो कबीले के इल्जामों के साथ जिए या मरे, हमारा कोई तलक नहीं है। और वैसे भी मैंने मालूम निकलवाई है कि इस रिजवान की वो जो सरदार की बीवी थी ना, सायरा नाम की औरत, इसकी सखी बहन थी। कोई 15 साल पहले इसके सौतेले भाई ने इसे राका डाकू के हाथों बेच दिया था। ये बात मुझे खुद राका डाकू ने बताई है। डाका डाकू ने कबीले में हुई हर चीज का इल्जाम रिजवान के सर पर डाल दिया है। कह दिया है कि रिजवान अपने दिल में बदले की आग रखे हुए था। इसकी बहन की शादी एक डिकेट के साथ हो गई थी और वह एक पुलिस वाला था। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गैरत के नाम पर बहन का भी कत्ल कर दिया और कबीला भी तबाह कर दिया। सारा इल्जाम इसी के सर पर आएगा। हम बच जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि छोटा मोटा केस है, लेकिन अच्छा खासा बड़ा केस निकला। कहाँ हम औरतों और बच्चों को अगवा करके सरदार और डाकू कबीले के बाकी सारे डाकुओं को अपने बस में करना चाहते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ ही उल्टा हो गया। मर्द तो कत्ल हुए ही हुए, लेकिन औरतों और बच्चों को भी जान से मार डाला। इस बात पर सरकार बड़ा मसला बना सकती है, इसलिए मैंने बीच का रास्ता निकाला है। हर चीज रिजवान के सर पर डाल दिया। अब तुम भी बेफिक्र हो जाओ। जहां तक बात है प्रमोशन लेने की, तब रागा डाकू हमारे बस में है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो इसे हर मामले को समझाते हुए बता रहा था, जबकि इसकी पूरी बात समझकर कामरान को अब इसका ये फैसला ठीक लगा था। पागल है बाला तू, राका मारेगा तुझे। यहाँ आकर बैठ गया है। कितनी दफा इसने मना किया है। वो कब्रों पर बैठा हुआ था जब दिलदार इसके पास आया था। मारता है तो मारता रहे, मुझे परवाह नहीं। अब क्या इसके डर से मैं अपने माँ बाप के पास बैठना भी छोड़ दूं? तकरीबन 4 महीने गुजर चुके हैं। 4 महीने में राका ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो आए दिन इन्हें मारने पीटने लगा था। आए दिन वो कभी
बेल्ट से तो कभी चाबुक से नहीं मारने लगा था। वो दोनों ही बेबस थे, कुछ नहीं कर पाते थे। इशम को तो वो रागा डाकू के आस-पास भी नहीं भटकने देता था। पिछले कुछ अरसे से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। अचानक ना जाने उसे क्या हो गया था, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी आजकल। वो उसे कोई भी सख्त माहौल देना नहीं चाहता था। बाला को भी मना करता था कि वो आगे से रागा डाकू से ज़ुबान ना लड़ाया करे। लेकिन बाला भी अपने नाम का एक ही था। अगर वो इसके बाप को कुछ कहता तो बाला इसके गले बढ़ जाता। यही वजह थी कि रागा डाकू बिना रियाज़ किए उसे मारने-पीटने पर आ जाता। इसका कहना था कि वो इन्हें खाने के लिए देता है तो वो हर चीज़ पर तो इन पर हक रखता है। कबीले से वह लोग जा नहीं सकते। जबकि रागा के जुल्म-सितम बढ़ने लगे थे। कबीले का माहौल भी अजीब-सा हो गया था। कभी औरतें नाचती तो कभी अजीब-गजीर बड़ा माहौल शुरू हो जाता। उसने अपने बाप के होते हुए ये माहौल कभी नहीं देखा था। लेकिन पिछले 4 महीनों से इसका कबीला चाहा-सा गंदा हो चुका था और अपनी बहन को तो वो ऐसे माहौल में भटकने भी नहीं देता था। बेशक इसका सारा दिन कमरे में बंद रखे, लेकिन वो इसके बाहर नहीं आने देता था। इस वक़्त वो इसे कमरे में छोड़कर बाला को ढूँढने के लिए निकला था, जो आज भी कब्रों पर बैठा हुआ था। अच्छा चल नाराज़ मत हो, रागा डाकू के पास चलते हैं। इशम की तबीयत खराब है, उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाने की बात करता हूँ। हो सकता है वो मान जाए। इशम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। वो उसे देखते हुए बोला तो बाला खामोशी से इसके साथ उठा था। इसके लिए ना सही, शायद इस मासूम बच्चे के लिए इसके दिल में रहम आ जाता। सोचकर वो उसके साथ जा रहा था। वो दोनों कबीले में दाखिल हुए जब एक लड़का भागता हुआ आया था। ये रागा डाकू के नाम आया है, इसे देना। वो एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता वापस पलट के, जबकि बाला एक नज़र उसे देखता लिफाफा खोलने लगा था। मत खोल, रागा डाकू को ही देते हैं, वो खुद खोलेगा। दिलदार ने उसे रोकना चाहा था, लेकिन बाला ने इसकी बात मानने के बजाय लिफाफा फाड़ दिया और फिर लिफाफे से निकलने वाले कागज़ को खोलकर पढ़ने लगा। मुबारक हो रागा, बेटी हुई है तुम्हारी, फिक्र मत करो। मैं अपना वादा निभाऊंगा, जैसे तुमसे कहा है वैसा ही करूंगा। वो तहरीर पढ़ते हुए हैरत से दिलदार की तरफ देखने लगा था, जो खुद भी काफी उलझा हुआ था। जब अचानक रागा डाकू ने इसके हाथ से कागज़ खींचा और अगले ही लम्हे बेदर्दी से इसकी गालों पर थप्पड़ों की बरसात करने लगा। बाला तो भूख कर रह गया था, लेकिन रागा रुका नहीं था, बल्कि बेदर्दी से इसे पीटने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नामा खत को खोलने की? तेरी उतनी औकात कि अपने मालिक की चीज पर हाथ डालेगा? वो गुस्से से कहते हुए अपने कमरे से पट्टा खोलते हुए इस पर हाथ चलाने लगा था। थोड़ी ही देर में बाला की जिल्द उखड़ गई थी। दिलदार ने उसे रोकने की कोशिश की तो 2-3 चाबुक इसे भी पड़ गए थे, जिसकी ताप न लाते हुए वो काफ़ी पीछे गिरा था। लेकिन अपने दोस्त को पीटते हुए वो भी नहीं देख सकता, इसलिए तेज़ी से आगे आया था। लेकिन अब की दफ़ा रागा डाकू ने इस दोनों पर रहम न खाया और बेदर्दी से इन्हें पीटना शुरू कर दिया। और फिर इतना पीटा कि थोड़ी ही देर में वो दर्द से बेहोश हो गए थे, जबकि वो इन्हें यूँ ही मैदान में फेंकता खुद अपनी अय्याशियों पर निकल चुका था। ये इसका रोज़ का मामूल था। इसके लिए दिलदार बहुत अहमियत रखता था, जबकि वो यहाँ का सरदार मुकर्रर नहीं हुआ था। लेकिन जब से दिलदार ने उसे यहाँ का सरदार बनाया था, वो इसके लिए बिल्कुल भी अहम नहीं रहा था। वो अपने असल रंग पर आ चुका था और इसका असल रंग यही था कि वो कभी किसी पर तरस नहीं खाता था। इसके लिए इसकी अय्याशी से ज़्यादा अहम और कुछ भी ना था। हाल अरे ये क्या? अब तो कह रहे थे कि ज़रूरी काम है, हमें छोड़कर आप वापस अपने काम पर चले जाएँगे, लेकिन लगता है आपका वापस जाने का मूड नहीं है। अगर नहीं जाना तो हम भी रुक जाते हैं ना थोड़ी देर वहीं पर। वो कमरे में आई तो रेयान चेंज करके बेड पर बैठा हुआ था, चूँकि रात के 8-9 बज चुके थे, जिसके मुताबिक रेयान वापस जाने वाला था। लेकिन वो तो कबीले से वापस आने के बाद पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा था। मूड नहीं है मेरा इस वक़्त जाने का। काफ़ी थक चुका हूँ, तुम भी थक गई होगी, आराम कर लो। रेयान इससे कहते हुए बेड पे लेटा था, जबकि इसके लहजे का रूखापन महसूस करती रुबा परेशान हुई थी। क्या बात है रेयान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या कोई बात है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है? वो उसके पास बैठते हुए पूछने लगी, जबकि रेयान जो आंखों पर हाथ रखे सोने के कल से लेट चुका था, हाथ हटाकर से देखने लगा। मैं परेशान लग रहा हूँ रुबाब? नहीं, परेशान नहीं हूँ। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो? क्या ये इतनी छोटी सी बात है कि तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो उठकर बैठते हुए इसे सवाल जवाब करने लगा था। रेहान क्या हो गया है आपको? मैंने आपको बताया ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे इस वक़्त। मुझे आपको इस वक़्त बताना मुनासिब नहीं लगा। आप अपनी परेशानी में उलझे हुए थे और क्या रुबाब बताओ बोलो, इस तरह से चुप क्यों हो गए हो तुम? 4 महीने से प्रेग्नेंट हो, 4 महीने से रुबाब, और ये कुछ छोटा-सा अरसा नहीं होता। क्या इन पिछले 4 महीनों में तुम्हें एक लम्हा भी ऐसा मैसर नहीं आया जिसमें तुम मुझे बता सको कि तुम माँ बनने वाली हो? क्या इन 4 महीनों में कोई ऐसा एक लम्हा भी नहीं था जब हम दोनों के बीच जिसमें तुम मुझे इस खुशी की खबर को शेयर कर सको मैं बाप बनने वाला हूँ? या पिछले 4 महीनों में मैं इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि अपने कामों में कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली? मैं खुद ही ये सब कुछ नोट कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया इस तरफ। लेकिन तुमने तो इंतहा कर दी रुबाब, तुमने तो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। वो गुस्सा होते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर चुका था, जबकि रुबाब शर्मिंदा हो गई थी। रियान, मैं समझती हूँ कि आपकी हर बात को समझती हूँ, लेकिन जब भी अम्मी के घर गई थी तब उन्होंने कहा था कि ये बहुत खुशी की बात है और इस खुशी की बात को खुशी के मौके पर ही आपको बताना चाहिए। पिछले 4 महीनों में कभी आप अपनी जॉब को लेकर तो कभी बेला को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं नहीं चाहती थी कि आप इतनी बड़ी खुशखबरी इस तरह से रूखे-सूखे अंदाज में सुनाओ। मैं जानती हूँ आप हर्ट हुए हैं, लेकिन बस करो रुबाब, मुझे तुम्हारी सफाई की ज़रूरत नहीं है। और ना ही मुझे तुम्हारी सफाई चाहिए। तुमने अपनी इस हरकत से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, लेकिन इस ज़्यादती का बदला तुम मुझसे इस तरह से लोगी कि मुझसे इतनी बड़ी खुशखबरी छुपा लो। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत ज़्यादा। वो अपनी बात मुकम्मल करता उठकर कमरे से निकल चुका था, जबकि रुबाब परेशानी से इसे जाते हुए देख रही थी। देख लिया सरदार, और कितनी देर देखने का इरादा है? असल सरदार और उसके कबीले के लोगों की खुशियों को तुम्हारी तो नज़र भी नहीं लग रही।
इनकी खुशियों को देखो कैसे जगमगा रहा है इनका कबीला रात को। रशीद वापस आया तो इसकी लहजा वैसे ही जला करता था, जबकि सरदार अब भी वहीं पर बैठा हुआ था, सामने कबीले की तरफ देख रहा था। समझ नहीं आ रहा मुझे समझ नहीं आ रहा रशीद, मेरी मौत मेरे इतने करीब थी तो सरदार ने मुझे मारा क्यों नहीं? मतलब कि तुम अपनी जान बचाने पर खुश नहीं हो? इसके लहजे में मायूसी महसूस करके हैरत से देखा था। वो इसे जिंदा छोड़कर गया था, क्या इसके लिए इतना काफी नहीं था कि वो अब भी रो रहा है कि सरदार ने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? सरदार दिलदार कोई भी काम करता है बेवजह नहीं करता रशीद, कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई वजह है जो इसे मुझे जिंदा छोड़ा। मेरी मौत मेरे सर के इतने करीब थी, लेकिन फिर भी इसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। वो बार बार मेरे पास आता है, लेकिन वो बार-बार मेरे पास आता है जैसे मौत मेरे करीब आ गई हो। फिर अचानक वो मुझे ज़िंदा छोड़कर चला जाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके पीछे कोई वजह है, कोई बहुत बड़ी वजह? अब की दफ़ा वो पलट कर इससे सवाल करने लगा। हालाँकि रशीद को तो इससे सवाल ही समझ नहीं आ रहे थे। मुझे नहीं पता सरदार, बस पर ये पता है कि इन लोगों को तबाह करना तुम्हारा मकसद था, इस कबीले पर हुकूमत करना तुम्हारा मकसद था, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। सरदार को तो तब तक सरदार की कुर्सी से कोई नहीं हटा सकता, जब तक वो खुद ना हटना चाहे, और खुद तब तक नहीं हट सकता जब तक इसके अंदर सरदारी की ख्वाहिश ना मिट जाए। और मैं इसकी इसी ख्वाहिश को मिटा दूंगा, बल्कि मैं इसकी जीने की ख्वाहिश को मिटा दूंगा। अब मैं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हाथ डालूंगा। उसकी बात काटते हुए बोला था, जबकि रशीद हैरत से देखने लगा। सरदार की क्या कमजोरी हो सकती है? वो हर तरह की परेशानी से दूर है। इसकी ऐसी कोई कमजोरी है ही नहीं जिस पर हम डाल सके। है रशीद, है। सरदार की कमजोरी है वो लड़की रिजवान की बेटी। वो लड़की इसकी कमजोरी है, वही लड़की इसकी जीने की वजह है। अगर वो लड़की ही मर जाए तो सरदार अपने आप ही खत्म हो जाएगा, इसकी सरदारी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और कबीला एक दफा फिर से मेरे हाथ में आ जाएगा। वो इसे देखते हुए कहने लगा, जबकि हकीकत में इसकी ये बात तो सच ही थी कि सरदार की बीवी ही इसके लिए सब कुछ थी। अगर इसकी बीवी मर जाती तो सरदार के पास कुछ भी न बचता। सरदार कमरे में आया तो दुआम आराम से बैठी बैठी हुई थी। इसने अभी तक चेंज नहीं किया था, जबकि वह एक नजर से देखता इसके पास आकर रुक गया था। अरे तुम अभी तक यहीं पर बैठी हो, तुमने चेंज नहीं किया? अब तक तो तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए था। कहीं मेरा इंतजार तो नहीं कर रही थी? कहीं मुझे मनाने के लिए तो अब तक नहीं बैठी हुई? वो जानबूझकर देर से आया था, जबकि जिस तरह से वो बेड पर उल्टी पुल्टी मारे बैठी दोनों हाथों के दोनों हाथ चेहरे के नीचे जमाए हुए थे, दरवाजे की तरफ देख रही थी। इसका यूं इंतजार करने से अच्छा लगा था। नहीं नहीं, मैं तो आपका इंतजार नहीं कर रही थी, और ड्रेस वो मैंने थोड़ी देर और पहननी है इसलिए चेंज नहीं की, वो फौरन बोली थी, जबकि सरदार उसे घूरा था। यकीनन इसने ये जवाब नहीं चाहिए था। वो बेड के पास आते हुए इसे थोड़ा सा कंधे से थाम कर पीछे करता, उसके दोनों हाथों को इसकी गोद में हटाते हुए अपने साथ इसकी गोद में रख गया था, और अब इसका पूरा फोकस इसके चेहरे की तरफ था, जो हैरत से उसे देख रही थी। अच्छा, तो मतलब अब तक तुम मुझे मनाने के लिए कुछ भी नहीं सोचा? क्या ख्याल है? सारी जिंदगी नाराजगी रखने का इरादा है मुझे। अपने आप से बहुत सुस्त हो तुम सजन साईं। अभी तक तुम्हें मुझे मनाने का कोई आइडिया नहीं आया। निकम्मा है सजन मेरा। मुझे तो लग रहा था कि अभी तक तुम कोई ना कोई तरीका निकाल चुकी होगी मुझे मनाने के लिए, लेकिन तुम तो आराम से यहाँ बेड पर बैठी हुई हो। अरे निकाल लिया है मैंने आपको मनाने का हल, लेकिन अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है। आप नाराज ही रहे, मैं कल आपको मनाऊंगी। आप ठीक ही कह रहे थे कि इतनी देर इतना भारी लिबास पहनकर बैठना बेवकूफ़ी है, लेकिन क्या है ना, मुझे आप पर तरस आ गया था। आप पलट पलट कर मुझे देख रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि आपको देखने का ठीक से मौका नहीं मिला होगा, इसलिए अभी फ़ौरन से जाकर ड्रेस चेंज नहीं करूँगी। अब आपने देख लिया, अब मैं चेंज करने जा रही हूँ। फिर मुझे सोना भी तो है ना, बहुत नींद आ रही है मुझे। अभी काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, सो जाएँ। वो बेड से उठते हुए बोली थी, जबकि सरदार उसे घूरे जा रहा था। ओहो डाकू जी, आप भी ना, बोल तो रही हूँ कि आपको मनाने का तरीका ढूँढ लिया है, कल मनाऊँगी आपको। फिलहाल सो जाएँ आप, कल मना लूँगी, डोंट वरी। वो इसके गाल खींचते हुए कहती, उठकर चेंज करने जा चुकी थी, जबकि सरदार हैरान-हैरान सा बस इसकी हरकतें देख रहा था। वो तो इसे मनाकर जैसे इस पर एहसान कर रही थी। मूड के मुताबिक मनाएगी, आज मनाने का दिल नहीं था, कल मनाएगी। ये क्या बात हुई? मैं आज नाराज़ हूँ तो उसे अब मुझे आज ही मनाना चाहिए ना। दिलदार देख ले, तेरी नाराजगी की तो कोई कदर ही नहीं। वो मुंह में बड़बड़ाता बेड पर लेटकर इसके वापस आने का इंतजार करने लगा था। वो चेंज करके आई तो सरदार अब भी नाराज नाराज सा बेड पर बैठे से घूर रहा था। उफ ठाकुर जी, क्या मसला है? बोल तो रही हूँ कि कल मना लूंगी, फिर ये रूठी हुई बीवी की तरह मुंह बनाकर क्यों बैठे हैं? वैसे ऐसे शक्लें बनाते हुए काफी क्यूट लगते हैं आप। वो इसके बिल्कुल करीब आकर बैठते हुए इसके गाल खींचने लगी थी। वो अगले हिले में इसके बालों में उंगलियां उलझाता इसके चेहरे पर झुक गया था, जबकि उसे खुद पर झुकता पाकर वो उसके होठों पर अपने हाथ रख गई थी। ओहो डाकू जी, मैंने कहा ना मैं कल मनाऊंगी। आप मेरे साथ ज्यादा फ्री मत हूँ, अभी तो मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत से नींद आ रही है। कल मना लूंगी आपको, फिलहाल मुझे सोने दे। मैं उसके करीब ही लेटते हुए कहने लगी तो सरदार के साथ लेता इसके कमरे में अपने बाहों का हिसाब बना गया था, जबकि दुआओं के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी कि नाराज लोग इतना चिपका चिपकी नहीं करते। उसे अपनी गर्दन पर झुकता देखकर वो सरगोशी में बोली, तो अब की दफा सदाने से सख्ती से इसे घूरा था। अच्छा, मेरा डाकू जी की नाराजगी थोड़ी अलग है, आप चिपक कर नाराज होते हैं। चले ठीक है, चिपक जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ फिलहाल मेरी तरफ से कुछ नहीं है। आप खुद ही फ्री हो जा रहे हैं, मैंने तो बता दिया कि मैं कल ही मनाऊंगी। वो मजीद शरारती अंदाज में बोलता। अब की दफा सदाने आहिस्ता से इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया था और फिर इसके लबों पर झुकते हुए इसकी सांसों को चुराने लगा था। तुम कल मनाओ, परसों मनाओ या ना मनाओ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त जो मेरे जज्बात है वो तब तक राहत नहीं पाएंगे जब तक मेरे करीब ना हो। तुमने जो कुछ करना है कल करती रहना, लेकिन फिलहाल जो मेरा दिल कर रहा है मुझे करने दो। उसके लबों को चूमते हुए इस पर अपनी शर्तें दिखाने लगा, जबकि दुआम इसकी गर्दन में अपना बाजू हायल करते हुए इसके बहके हुए लबों को रमस अपने चेहरे के हर नक्श पर महसूस करने लगी। वैसे ठाकुर जी की बात है, आपकी नाराजगी में दम नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर से इसकी आवाज सुनाई दी तो सदा ने फिर से इसके चेहरे को घूरा था। अच्छा अच्छा पापा, अब भी मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैं तो बस आपको याद करवा रही थी कि नाराज हैं आप, और नाराजगी में इतना प्यार नहीं किया जाता। आपकी दफा इसके लहजे में खनक सी थी। बहुत मगरूर हो गई हो सजन साई, मैंने सचमुच में तुम्हें सर चढ़ाकर रखा हुआ है। उसकी गर्दन को चूमते हुए बोला तो दुआम खिलखिलाकर हंसी थी, जिसकी मिठास इसके कानों में रस घुल गई थी।
बस जी क्या करें, वो मेरे डाकू जी हैं ना, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे डाकू जी का गुज़ारा ही नहीं है मेरे बगैर। वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकते। मैं अपने डाकू जी की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ ना, इसलिए मगरूर होना तो बनता है। कभी-कभी तो मुझे डर लगता है, कभी-कभी तो मुझे डर लगता है कहीं मैं मर-मरा गई तो हम अपने ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि इसकी बात की गहराई जानकर वो अगले ही लम्हे तरफ का इसके बात काट गया था। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम? अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत नहीं हुई है, तुम ज़िंदगी खत्म होने की बात कर रही हो। ऐसी सोच भी तुम्हारे दिमाग में क्यों आई? अगर मैं कुछ कहता नहीं तो इसका ये मतलब नहीं जो मुँह में आए वो बकवास किए जाओ। आज के बाद अगर तुम्हारे मुँह से ऐसे अल्फाज़ सुने तो जान से मार डालूँगा तुम्हें। वो गुस्से से कहते हुए इसे डरा गया था, जबकि तमाम खामोशी से इसके चेहरा देखते हुए अपनी बात की गहराई को समझकर नसें झुका गई थी। सरदार मस्जिद उसे कुछ भी कहने या सुनने के मौका दिए बगैर कमरे की लाइट ऑफ करते हुए उसे एक झटके से अपने करीब करता, अपने लबों को एक दफ़ा फिर से इसके नाज़ुक बदन पर बेलगाम छोड़ चुका था। तो आम को अब की दफ़ा मज़ीद शिद्दत से खुद के साथ लगाए वो इसकी सांसों को अपनी सांसों में रोके रहा था। इसके हाथ का बेबाक लम्स अपने सरापे पर महसूस करती खुद को इसके हवाले कर गई थी। आज इसका अंदाज़ शिद्दत लिए हुए था। वो जितना इससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, सरदार इतनी शिद्दत से इसको खुद से लपेटे हुए अपनी मोहब्बत बरसा रहा था। माज़ी, राघा डाकू की कोई बेटी भी है क्या? अगर है तो इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता? और अगर राघा डाकू की कोई बीवी और बच्चे भी हैं तो इनके साथ वो क्यों नहीं रहता? यहाँ इस कबीले में क्यों रहता है? वो कब तक यहाँ रहेगा? यहाँ से जाता क्यों नहीं है? अगर इसकी बीवी बच्चे हैं तो वो इससे मिलने के लिए तो जाता ही होगा, लेकिन वो तो हर वक़्त कबीले में रहता है, कहीं पर भी नहीं जाता। तो इसकी बीवी और बच्चे कहाँ हैं? वो यहाँ इसका सरदार है, वो यहाँ का सरदार है ना, तो अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ इस कबीले में क्यों क्यों नहीं रहता? वो नदी के किनारे बैठे हुए थे कि ईशम दिलदार की गोद में बैठकर इसकी सारी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, जो समझना अपने आप में एक मुश्किल काम था। बाला के ज़हन में काफ़ी सारे सवाल थे, ना जाने किसने तरस खाकर इन दोनों को इनके कमरे में लाकर छोड़ा था और फिर एक हकीम को बुलाकर इन दोनों की मरम्मती भी करवा दी थी। आज इस वाक़ये को गुज़रे 1 हफ़्ता गुज़र चुका था। ये सारी बातें तो समझ में नहीं आ रही दिलदार, अगर इसकी बीवी बच्चे हैं, तो अपने बीवी बच्चों के साथ क्यों नहीं रहता? यहाँ इस कबीले में क्यों रहता है? चलो रहता है तो रहता है, वो इनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जाता? और इसके बीवी बच्चे आखिर हैं कहाँ? इस कबीले से दूर क्यों हैं? और वो खत किसका था? इस खत पर तो किसी का नाम भी नहीं लिखा था। बस इतना ही लिखा था कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम्हारी बेटी हुई है। बाला अपने सिर पर ज़ोर डालते हुए इसे बता रहा था, जबकि दिलदार भी कुछ उलझा-उलझा बैठा ईशम के बालों में उँगलियाँ चला रहा था। छोड़ो इन सब बातों को, थोड़ा सुकून मिला है तो इस आदमी के बारे में बात करके अपना सुकून खराब करने की ज़रूरत नहीं है। ईशम मैंने बात की है हकीम चाचा से, वो शाम को आएँगे कबीले में ज़ख्मी डाकुओं की मरहम पट्टी करने के लिए, तो तुम्हें भी देखेंगे। तुम्हारी तबीयत पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा खराब है ना, इसलिए मैंने इनसे बात की है। वो मौज़ू बदल गया था, जबकि बाला भी आके इसके साथ लग गया था। हाय ईशम, तुम ना इनके सामने बिल्कुल मस्ती मत करना, वो जो कहें वो कर देना, ताकि पता तो चले कि तुम इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों होती जा रही हो। वो राका डाकू ने जिन डाकुओं को कबीले में रखा है ना, वो लोग भी कल तुम्हें देखकर कह रहे थे कि जब पिछली दफ़ा उन्होंने ईशम को देखा था तब वो इतनी कमज़ोर नहीं थी। हाँ, बात तो सही है, इसकी तबीयत पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज हकीम साहब आएँगे तो मैं इनसे पूरा मुआयना करवाऊँगा, और अगर हकीम चाचा ने कल भी वाली दवाई दी तो वो तुम खाओगे। वो अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि ईशम ने फ़ौरन ही इसे देखते हुए अपना हुक्म जारी कर दिया था। मैंने इनसे कह दिया है कि वो तुम्हें जो भी दवाई देंगे वो मीठी होगी, बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ। मैं अपनी बहन का मुँह बिल्कुल भी कवरा नहीं होने दूँगा। वो इसके गालों को चूमते हुए इसे अपने साथ लगा गया था, जबकि वो भी इसके साथ शरारतें करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। उसे आदत हो चुकी थी अपने माँ-बाप के बगैर रहने की, और इसके लिए इसका सब कुछ इसका भाई ही था, जो इसका ख्याल रखता था, जो इसका हर वक़्त अपने साथ रखता था। वो इसे लम्हे के लिए भी खुद से अलग नहीं होने देता था, और खुद ईशम भी अपना हर मसला लेकर इसी के पास आती थी। मजाल थी जो वो कबीले में किसी और से बात भी करती हो। वो अपने भाई की बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी, और इतने ऐसे में वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी कि माँ-बाप के जाने के बाद इसका सब कुछ इसका भाई ही है। भाला सरदार और ईशम एक-दूसरे के अलावा और कोई नहीं है इनका। बाकी सब इन्हें मारते हैं, इन्हें बातें सुनाते हैं, यहाँ तक कि सिर्फ़ रोटी खाने के लिए भी इन्हें कितना कुछ सुनना पड़ता है। तुम्हें पता है यहाँ से रास्ता निकलता है? बाला अचानक से उसे देखते हुए बोला, तो इसने हैरत से इसकी तरफ देखा था। ईशम इससे बातें करते-करते इसकी गोद में ही सो गई थी, जबकि दिलदार ने पलटकर पीछे बड़े-बड़े पहाड़ों की तरफ देखा था। वो नदी के बिल्कुल पास बैठे पीछे की तरफ देख रहे थे। हाँ, वहाँ कोई रास्ता निकलता तो है, लेकिन जिसका ज़िक्र अक्सर बाबा भी करते थे, लेकिन वहाँ पर ना आगे घना जंगल है, इसलिए इस तरफ से कोई भी नहीं जाता है। मैंने सुना है कि इस तरफ खतरनाक जानवर भी हैं। दिलदार उसे देखते हुए बताने लगा था, खतरनाक जानवर हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कल रात को जब तुम सो रहे थे ना, मैं गया था उस तरफ। राका डाकू अपने घोड़े पर इस रास्ते से कहीं जा रहा था, तो मैंने इसका पीछा किया। तुम्हें पता है मुझे ये रास्ता आता है, अगर हमने कभी कबीले से छुपकर बाहर निकलना हुआ ना, तो इस रास्ते से जाएंगे। वैसे भी मेला लगने वाला है, राका डाकू को तो हमें मेला देखने जाने नहीं देगा, तो इसी रास्ते से जाएंगे तीनों। वो मजे से बोला तो सरदार भी मुस्कुरा दिया था। हाल इसकी आंखों तो बाला अब तक सो रहा था, इसका हरगिज़ कोई इरादा ना था इसे जगाने का। सोता है तो सोता रहे, इसकी बला से। वो तो नीचे जाकर पूरा कबीला देखने का इरादा रखती थी। कबीला काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। इसे कल से ही कबीला देखने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, जब उसे दुल्हन बनाकर नदी की तरफ ले जाया जा रहा था, वो नज़ारा देखकर ही कन्फ्यूज़ हो गई थी कि इतनी खूबसूरत सैर का हो सकती है, जबकि दुआम तो उसे बता रही थी कि यहाँ ऊँचे पहाड़ों के पीछे झरने भी बहते हैं। जब इसने ये सुना था, इसकी एक्साइटमेंट का लेवल ही अलग था। उसे हरगिज़ नहीं लगा था कि कबीले में इस तरह की जगह पर कि कबीला इस तरह की जगह पर होगा, जहाँ उसे इतना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अब जब इसे पता चल चुका था कि कबीले में बहुत कुछ है देखने के लायक, तो वो एक्साइटेड तो हो गई ही ना। इसलिए फ़ौरन ही तैयार होकर वो नीचे की तरफ आ गई थी। ना जाने तमाम कहाँ होगी, ना जाने वो अपने अभी तक बाहर आई होगी या नहीं। वो नीचे आते हुए अपने पैरों को पत्थरों से बचा रही थी, क्योंकि
क्योंकि पथरीले पहाड़ों पर चलना चाहसा मुश्किल काम था, क्योंकि इसके पैर बार बार फिसल रहे थे, लेकिन उसने भी नीचे आकर ही दम लिया था। आज कबीले का माहौल काफी ज्यादा अलग था। शायद रोशनी में इसी तरह का लगता होगा। कल तो यहाँ बहुत सारे मर्द हजरात थे, लेकिन जिनमें से उसे बचाकर निकाला गया था, लेकिन इस वक्त ये जगह बिल्कुल खामोशी थी। सामने चरपाई पर सरदार लेटा हुआ था। इसके एक साइड पर झुमरू बैठा इसके पैर दबा रहा था, जबकि सर के पास बैठा मीरू इसके सर की मालिश कर रहा था। वो फौरन ही आगे बढ़ते हुए इसके पास आई थी। अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई, कैसे हैं आप? आपकी बीवी किधर है? इसके पास आकर इसे सलाम करते हुए इसने फौरन ही असल सवाल की तरफ आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और बीवी मेरी सुबह से गायब है, मुझे खुद भी नहीं मिली। मैंने तो अभी नीचे आया हूँ। हाँ भाई, जुमरू किधर है तुम्हारी बहन? अब इसने जुमरू की तरफ देखते हुए सवाल किया था। नदी की तरफ है, मैं बस अभी अभी उसे नाश्ता देकर आया हूँ। वो कुछ कर रही है, कुछ कुछ कर रही है वहां पर। कुछ चीजें भी मंगवाई हैं उसने, मैंने सब कुछ दे दिया है। मैं तो बस तुम्हें सलाम ठोकने के लिए आया था, तुमने बैद जमाने पर लगा दिया है। मुझे भी इधर ही जाना है, इसकी मदद करनी है। वो फौरन बोला था जाने के लिए, तो वो कब से पर तोल रहा था। सदा समझ चुका था, लेकिन उसने इसे बताया नहीं था कि उसे दुमाम ने इधर बुलाया है। हाँ तो पहले बताना था ना, कब से यहाँ बैठा वक्त बर्बाद कर रहा है। ना चले मेरी सजन साई वहाँ अकेली क्या कर रही होगी। जा फौरन जा, इसकी मदद कर और इसे भी साथ ले जा। इसने एक नजर पास करी बेला को देखा था, जिसको वो फौरन ही इसका हुक्म मानता आगे की तरफ चल पड़ा था। बेला का इंतजार करना तो उसने गुनाह ही समझा था। वो वैसे भी बेला से बात नहीं करता था, जबकि इसका रवैया देखकर तो बेला का भी दिल नहीं करता था उससे मुंह लगाने का। हाँ लेकिन इस वक्त मजबूरी थी, इसे नदी पर जाने के लिए इसकी मदद की जरूरत थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी नदी का रास्ता किस तरफ है। और ये कबीला नहीं बल्कि भूल-भुलैया था। उसने बहुत सारे फूल जमीन पर फैलाए हुए थे और अब बैठी रिबन के साथ इसके गुलदस्ते बनाने में मसरूफ थी, जबकि पास ही उसने खूबसूरती से एक झूला तैयार किया हुआ था। बेला ने यह सब कुछ देखकर हैरान ही रह गई थी। वाह दुआम, ये तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? कहीं आज दिलदार भाई की सालगिरह तो नहीं है? तुम इनके लिए स्पेशल कुछ कर रही हो? वो वहां रखी दो कुर्सियों को देखने लगी। पहले इरादा इन पर बैठने का था, लेकिन इस पर लगी छोटी छोटी लाइटिंग देखकर वो वहां बैठने के बजाय जमीन पर ही दुआम के साथ बैठ गई थी। नहीं, उनकी सालगिरह नहीं है, वो मुझसे खफा है ना, तो इन्हें मनाने के लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। जुमरू भैया, आपने इन्हें बताया तो नहीं ना कि मैं इधर हूँ? इसने अचानक ही अपने शक को जुबान दी, तो जुमरू ने फौरन सर कुचाया था। बता तो दिया है इसने, और साथ में ये भी बता देगा कि तुम यहाँ पर कुछ कर रही हो। इसने तुम्हें बहुत सारी सामान ला कर दिया है। इतने नकम्मे इंसान को तुमने अपने साथ लगाया हुआ है। यही होगा ना मेरी मानो, तो मैं ना अपना सीक्रेट पार्टनर भी मुझे बनाना चाहिए। बेला भी इसके साथ ही बैठकर गुलदस्ते बनाने में मसरूफ हो चुकी थी। और 2 नंबर भाभी, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। दुआम का पार्टनर मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। और दुआम तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ आराम से अपना काम कर लो। मैं सरदार को इस तरफ हरगिज़ नहीं आने दूंगा। सारा दिन उसका उधर ही रखूंगा और इसकी मदद की घर से बोला था। चलिए शुक्र है इसकी अकल में ये बात तो समा गई कि ये सरप्राइज है और इस तरफ दिलदार भाई को नहीं आने देना है। तुम काफ़ी मसरूफ लग रही हो दुआम, लगता है यहीं सब कुछ करती रहोगी आज तो। मुझे कबीला कब दिखाओगी? वो उसे देखते हुए कहने लगी थी, क्योंकि सुबह सुबह के नीचे आने का मकसद तो कबीला देखना ही था। और दुआ यहाँ बहुत ज़्यादा मसरूफ लग रही थी। अरे दिखाऊंगी ना, तुम फिक्र मत करो। तुम नाश्ता कर लो और फिर नाश्ता खत्म करके यहाँ वापस आ जाना। तब तक मैं ये गुलदस्ते बना लूंगी, फिर मैं तुम्हें कबीला दिखाने ले चलूंगी। वैसे भी डाकू जी को सरप्राइज तो मैंने शाम को ही देना है ना। इसके सामने घूमती रहूंगी ना, तो वो इस तरफ से नहीं आएंगे, वरना मेरा सरप्राइज का पहले ही भांडा फूट जाएगा। इसलिए मेरा इनके सामने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैसे देखते हुए बोली तो अब बेला को भी समझ आ गया था कि बस सुबह सुबह ये सब कुछ क्यों कर रही थी। हाँ ये सब कुछ अच्छा आइडिया है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। दिलदार भाई भी वहाँ कबीले में ही है मेरे ख्याल में। तुम इधर आगे तो वो वहाँ नीचे आ गए हैं। मुझे कह रहे थे कि अभी भी आए हैं, थोड़ी देर में तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। वैसे तुम और दिलदार भाई परफेक्ट कपल हो, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लगते हो। वो उठते हुए कहने लगी, जबकि इसकी बात पर दुआम खिलखिलाकर हंसी थी। हाँ मैं इनके लिए ही बनी हूँ, वो मेरे लिए बने हैं। तुम हम इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। तुम नाश्ता करके जल्दी आना। झुमरू भैया बस की तरफ, वो इस तरफ नहीं आने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, याद रखिएगा। चाहिए बाला को अपने साथ लेकर जाइए। इसके लिए मैंने मीरू भैया से नाश्ता बनवा दिया इसकी पसंद के मुताबिक। वो अपनी बात में मसरूफ, वो अपने काम में मसरूफ जुमरू से बोली थी, जबकि बेला भी फौरन उठ गई थी। एक तो इसे सुबह सुबह भूख बहुत लगती थी और दूसरा उसे कबीला देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। वो इसे उसके काम का करता छोड़कर खुद जुमरू के साथ वापस कबीले की तरफ आ गई थी। रागा डाकू, ये कौन सा रास्ता है और हम किस तरफ जा रहे हैं? ये तो नेरा जंगल है, हम कहीं फंस ना जाएं। रशीदी इसके साथ साथ आ रहा था, जबकि इसके पीछे इसके 3 और लोग भी थे। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बंद है। ये भी एक रास्ता है कबीले के अंदर जाने का। ये रास्ता नदी की तरफ निकलता है। हम यही रास्ता अपनाएंगे रिजवान की बेटी को खत्म करने के लिए। जहाँ पर सरदार दिलदार की पनाह है, ये रास्ता इसी तरफ निकलता है। चाहे कितने ही दिन इंतजार करना पड़े, जब तक इस लड़की को जान से न मार डालूं सुकून से नहीं रहूंगा और ना ही इस कबीले से बाहर निकलूंगा। वो फैसला करते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि रशीद तो इसके साथ आ रहा था, लेकिन पीछे मौजूद डाकू घबरा रहे थे। एक तो ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक था और दूसरा रागा डाकू का प्लान था, इसके वजह से वो डरे हुए थे। इनके सरदार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सरदार दिलदार का मुकाबला कर पाता, लेकिन फिर भी जलन और हंसते से सुकून से बैठे ना दे रहा था। अब किसी भी तरह से सरदार का मुकाबला करना चाहता था और इस वक्त भी वो सिर्फ सरदार से पंगे लेकर इसकी जान को खतरे में डाल रहा था। सरदार अगर हम कामयाब ना हो सके तो मेरा मतलब है जान से जाएंगे, वो हमें जान से मार डालेगा। पीछे मौजूद डाकू बोले थे, मार डाले बेशक मार डाले, लेकिन मरने से पहले रागा इसकी बीवी की आखिरी सांसें खुद गिनेगा। अगर रागा डाकू मरेगा तो जिंदा वो सरदार को भी नहीं छोड़ेगा। सरदार दिलदार इस लड़की से मोहब्बत करता है। अगर वो लड़की मर गई तो सरदार की मौत खुद ब खुद हो जाएगी। हमें इसे मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यहाँ आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सरदार की बीवी को खत्म करना है। ये बात याद रखना, बेशक आखिरी सांस ही क्यों ना चली जाए, सरदार की बीवी को जिंदा नहीं छोड़ना। वो आगे बढ़ते हुए कह रहा था, जबकि वो लोग एक दूसरे को देखते इसके पीछे पीछे आने लगे थे। अल्लाह मार डाला, हाय मार गया। बाला अचानक पे से गिरा था, जबकि जोरदार
टक्कर लगने की वजह से इसकी कमर में भी इंतहा का डर उतरा। नहीं नहीं, अभी तो जिंदा है, लेकिन अगर मजीद 2 मिनट भी तू लेकिन अगर मजीद 2 मिनट में तू ना जागा तो मेरे हाथों मर जाएगा। कमीने, तेरी शादी क्या करवाई, तेरी तो आंख ही नहीं खुल रही। तुझे क्या लगता है मैं वहां सारा दिन बैठा कर तेरा इंतजार करता रहूंगा? कब बारात साहब की आंख खुलेगी और वो नीचे तशरीफ आवरी करके अपना दीदार करवाएंगे? क्या समझ के रखा है तूने मुझे? कल भी मुझे इतना इंतजार करवाया, आज भी सुबह से इंतजार करवा रहा है। चल कोई बात नहीं, कल तेरा वलीमा था, एक दिन की छूट थी, लेकिन तुझे आज कौन सा तीर मारा है तूने? अब तक सोया पड़ा है, तेरी बीवी नीचे पूरा कबीला घूम रही है और तेरी आंख नहीं खुल रही। तू नशा करके सोता है क्या? वो इसके पास आते हुए बिना लिहाजी से मार रहा था, जबकि वाला की कभी एक तरफ से आग निकलती तो कभी दूसरी तरफ से आउच निकलती। थोड़ी ही देर में इसकी हालत काफी बिगड़ चुकी थी और ये बात वो हमेशा से जानता कि सरदार के लिए अगर कोई काम सबसे ज्यादा मुश्किल था तो वो इसका इंतजार, और वो इंतजार ही कर रहा था। जो इसे नहीं हुआ था ऊपर आ गया था। यार वो क्या है ना, ये जो नए वाले कमरे का बेड है ना, बहुत ज्यादा नरम गद्दा है, कसम से इस पर सोते हुए मजा आ जाता है। बस इसीलिए इस पर आंख नहीं खुलती। बस इसी पर आंख लगती है तो फिर लगी ही रहती है, खुलती ही नहीं। वो मासूमियत से देखते हुए बहाना बनाने लगा था। अब वो उसे ये तो नहीं कह सकता था कि वो ये सारी रात अपनी हसीन बीवी की पनाहों में से बाहें भरकर जगह पड़ा रहता है। तो क्या करूं, तेरा बेड उठाकर इस पहाड़ से नीचे फेंकवा दूं, या फिर तुझे इस कमरे से निकालकर नीचे मैदान की जमीन पर सुलाना शुरू कर दूं? एक बात कान खोल कर सुन ले वाला, होगी तेरी बीवी तुझे बहुत प्यारी, लेकिन तेरा यार मैं हूँ, और यारी में गद्दारी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जान भी तेरे सदके गद्दारी करूंगा, इससे पहले मैं खुद के गले पर छुरी चला लूंगा। बता तो रहा हूँ, सुकून नहीं है जिंदगी में, नींद में है, इसलिए सो जाता हूँ थोड़ा ज्यादा, लेकिन अब से नहीं सोऊंगा। वादा रहा मेरा, सूरज निकलने से पहले तुझे नीचा मिला करूंगा। वो वादा करने लगा तो अब की दफा उसे मारना छोड़कर उसे 2 मिनट का इशारा दे चुका था, जिस पर वो फौरन ही अपनी जगह से उठता, अलमारी से कपड़े निकालता, बाथरूम में घुस चुका था। ये मेरी बीवी तेरी बीवी के साथ की तरह घूम रही है, इसे कबीला दिखाना तेरा फर्ज है, मेरी बीवी का नहीं। मेरी मासूम से सजनसाई मुझे मनाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इसने भी तुम्हारी बीवी ने कबाब में हड्डी बनने वाला काम कर दिया है। इतनी मेहनत कर रही थी बेचारी नदी पर के तुम्हारी बीवी ने इसका ध्यान इधर उधर लगा दिया। जुमरू बता रहा था कि मेरी नजर में ना आने के लिए वो तुम्हारी बीवी को कबीला घुमा रही है, लेकिन अगर तुम खुद अपनी बीवी को कबीला घुमाने के लिए ले जाओ तो तुम्हें फायदा भी हो सकता है। वो दोनों चारपाई पर लेटे इसकी कार्रवाइयों देख रहे थे, जो कभी कबीले में एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ जा रही थी। फायदा कैसा फायदा? वो फायदे पर जोर डालते हुए अपना सर उठाकर से देखते हुए सवाल करने लगा। यही मसला होता है तुम जैसे शरीफ आशिकों का, शादी तो कर लेते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। बिल्कुल तेरी तरह लानत है तुझ पर। माना तू इसे वक्त दे रहा है, लेकिन तुझे उसे सिर्फ वक्त ही देना चाहिए, आजादी नहीं। मुझे देखकर लगता नहीं कि वो कोई शादीशुदा लड़की है, का रुखसत होकर आई है और आज ऐसी घूम रही है जैसे कभी शादी हुई ही नहीं। क्या ऐसी होती है एक दिन की दुल्हन? वो इस कबीले की बहू है, ये बात मुझे तुझे दूसरी दफा ना बतानी पड़े। चल अब जा अपनी वाली को ले और चुपचाप कबीले के किसी कोने में हो जा, और मेरी वाली को मुझे मनाने के लिए सरप्राइज प्लान करने दे। मेरी वाली के पास ज्यादा टाइम नहीं है, शाम होने वाली है, बहुत काम है उसे, जानता है ना? जानता नहीं है? उसका शोर नाराज हुए बैठा है, उसे अपने शोर को मनाना है। उसे बेचते हुए बोला। अब की दफा बाला मुस्कुराते हुए फौरन ही उठ गया था। ठीक कहता है सरदार, वक्त देने और ज्यादा देने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जिस तरह वो आजाद घूम रही थी, यकीनन 2 दिन के बाद वो इससे पूछती कि शोर साहब आप हो कौन? और बाला खुद पर इतना बुरा वक्त लाना नहीं चाहता था, इसलिए फौरन ही उठकर उनके पीछे निकल पड़ा था। तो हम तुम कोई जरूरी काम कर रही थी, वो जुमरू बता रहा था। तो नदी पर कोई काम सर अंजाम दे रही हो, लेकिन मेरी बीवी को घुमाने के चक्कर में तुम वो काम अधूरा छोड़ के आई हो। मेरे वजह तुम जाकर अपना काम खत्म कर लो। अपनी बीवी को कबीला में खुद ही घुमा कर ले आऊंगा, वैसे भी काम अधूरे नहीं छोड़े जाते। और वो जो अपना जुमरू बता रहा था, तुम जो काम कर रही हो वो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अगर शाम तक कंप्लीट ना हुआ तो ना जाने क्या हो जाएगा। तो तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाऊंगा। वो इनके पीछे आते हुए अचानक ही दुआम को पकड़ा कर कहने लगा। ओहो बाला भैया, आहिस्ता बोले, डाकू जी सुन लेंगे। मैं डाकू जी के लिए स्पेशल प्लानिंग कर रही हूँ, इनको ना सरप्राइज गिफ्ट देने वाली हूँ। थोड़े से नाराज हैं, इन्हें खुश करने के लिए मैं इनके लिए छोटा सा सरप्राइज प्लान कर रही हूँ, और आप इस तरह काम काम का रोला डालकर इनको शक में मुतला कर रहे हैं। वो इसको खामोश कराते हुए सरदार की तरफ देखने लगी, जो दूर चरवाहे पर लेटे इन्हीं को देख रहा था। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुमसे नाराज है तो तुम्हें इसे मनाना तो चाहिए, अच्छी बीवियों का फर्ज होता है। तुम जाओ अपना सरप्राइज मुकम्मल करो, और थोड़ी सी अकल अपनी देवरानी को भी दे दो, हो सकता है इन्हें भी अपने शोर की कदर हो जाए। वो एक नज़र से देखकर बेला की तरफ मुतवज्जो हो गया था, जो बाला के यहाँ आने के बाद इसकी बातों पर कम आगे पीछे के इलाके पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। अरे ये तो आपकी बहुत ज्यादा कदर करती है, ऐसा तो ना बोले, अभी कुछ मुझे कह रही थी कि आपका भी बहुत प्यारे लग रहे थे, तो आपने अचानक से कहा तो जहाँ बेला हक्का पक्का रह गई वहीं बाला की गलतफहमियों का बाहर बहुत ऊंचा हो गया था। हे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो बेयकीनी से बाला की तरफ देखते हुए बोला, जो खुद भी हैरत की तस्वीर बनी इसे देख रही थी। मैंने कब ऐसा बोला? वो तो तुम कह रही थी कि कल तुम्हारे डाकू जी बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे, और फिर तुम नहीं मुझसे सवाल पूछा था कि मैंने बाला को देखा या नहीं। फौरन इसे देखते हुए अपनी सफाई देने लगी थी। थोड़ी देर पहले तो हमने जबरदस्ती इसके मुंह से निकलवाया था कि बाला कल अच्छा लग रहा था, लेकिन वो हरगिज नहीं जानती थी कि वो ये बात इसके सर लगा देगी। हाँ तो तुमने तारीफ ही की थी ना, है तुम्हारा शो तुम्हारे सामने है, तुम तारीफ करो या ना करो, मैं तो जा रही हूँ अपने डाकू जी को मनाने के लिए, बहुत मेहनत करनी है मैंने। तुम जाओ इनके साथ घूमने के लिए, बाय बाय, खुदा हाफिज। वो वैसे भी तो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। तो हम कहते हुए फौरन वहां से रफू चक्कर हो चुकी थी, जबकि बाला लब दबाई इसका चेहरा देख रहा था। ओ हेलो, मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, इसने जबरदस्ती मुझसे तारीफ कर पाई है। बार बार मुझसे पूछ रही थी मैंने कल तुम्हें देखा या नहीं देखा। अब जाहिर सी बात है मैं कोई अंधी तो हूँ नहीं कि तुम्हें नहीं देखूंगी, देखा था तो कह दिया कि देखा। अब वो जबरदस्ती मुझसे पूछने लगी कि तुम कैसे लग रहे थे, तो मैंने मजबूरी में कह दिया कि प्यारे लग रहे थे। प्लीज किसी गलत
गलतफहमी का शिकार मत होना, मैंने हरगिज़ तुम्हारी तारीफ हुआ भी बहुत कुछ बोल रही थी जब अचानक ही बाला इसके चेहरा थामते हुए इसके लबों को पूरी शिद्दत से झुकता इसके लबों को चूम गया था। इसके अचानक हरकत पर बेला छपकर आगे पीछे देखने लगी थी। दूर चारपाई पर सरदार पूरी तरह से दुआम की तरफ मुतवज्जो था, जो इसे सामने देखते हुए अपना इरादा बदल रही थी। इसके अंदाज पर वो फौरन ही उठता इसके पीछे गया था, जो कि किले में इसके अलावा और कोई नहीं था जो इन्हें यह हरकत करते हुए देखता। लेकिन बाला की इस हरकत ने इसे सर से पैर तक सुरग कर दिया था। तुमने मेरी तारीफ की, इनाम तो बनता था। मैं जानता हूँ मैं बहुत प्यारा हूँ, और फिक्र मत करो, प्यारा होने के साथ साथ सारा का सारा तुम्हारा ही हूँ, और तुम्हें मेरी तारीफ करने के लिए हरगिज सफाई देने की जरूरत नहीं। चलो मैं तुम्हें इन पहाड़ों की ऊंचाइयों से मिलवाता हूँ। वो मजे से कहता अपनी हरकत से अंजाम देते के बाद इसे अनजान बन गया था, जैसे इसने कुछ किया ही नहीं, और फिर इसके हाथों में इसे जबरदस्ती ऊपर लंबे लंबे पहाड़ों की तरफ चढ़ाने लगा, जबकि बेला इसके सारे घसीटते हुए जा रही थी। तो गाइस ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।